हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज हम एक ही चैप्टर करने वाले हैं। बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को करेंगे एंड देन लास्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। तो फटाफट से देख लीजिए मेरे बच्चे, चैप्टर का जो नेम है वो कौन सा, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं एक बार हम देख लेते हैं। सो इस चैप्टर में मेरे बच्चे हम टॉपिक करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल का टॉपिक करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, एजुकेशन, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये टॉपिक भी करेंगे, नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये सारी चीजें हम करेंगे और मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी। सो आप उस बात की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तापस मजुमदार कमेटी क्या है। ठीक है जी, हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच। ठीक है जी, अगला एंड द लास्ट हम करने वाले हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है एजुकेशन सेक्टर को, एंड द लास्ट है एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। ठीक है जी। सो मेरे बच्चे ये सारे के सारे हम टॉपिक्स जो है बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं और प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो जो टॉपिक मैं बताऊं आपको कि हाँ ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चे ये ईयर अच्छे से कर लीजिएगा, वो चीजों पे थोड़ा सा आप ध्यान फरमाएगा और अपनी जो नोटबुक या जहां आप नोट्स बना रहे हैं वहां जरूर मेंशन कर लीजिए। और जैसे कि आपको मैंने समझाया कि प्लीज एक 5 से 10 रुपए की नोटबुक जरूर बनाइएगा अपनी, जिसमें आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट डेट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आपको इधर उधर देखना ना पड़े, कोई कंफ्यूजन ना। आपके पास एक फुल फ्लेज एक नोटबुक बने रहेगी तो आप इजीली जो है एग्जाम से पहले क्या कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। ठीक है जी। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो क्लास जो मैं सीयूटी की ले रही, चाहे वो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आपकी ले रही है और इंडियन भी हमारी चल रही है और बहुत जल्दी हम इंडियन खत्म करने वाले हैं ना, ये मेरे बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी एग्जाम दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर वो बच्चा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चा पूछता है क्या मैम हमें बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्लास आपकी ले सकते हैं, क्या हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी क्या हम आपके ये लेक्चर अटेंड कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस सीयूटी वाले बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है ही है। ठीक है, तो दोनों पर्सपेक्टिव से ही मैं आपके सिलेबस को कवर कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा लीजिए, अब एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, पेन का कलर मैं थोड़ा सा अलग ले लेती हूँ। ठीक है जी। सो ह्यूमन कैपिटल क्या मतलब क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे देश में कितने पढ़े लिखे, एजुकेटेड है ना, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज वाले लोग हैं, उसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब कितने लोग एजुकेटेड है, कितने स्किल्ड है, कितने एक्सपीरियंस वाले लोग जो एक्सपर्टीज है, अपने काम में एक्सपर्ट है, अपने काम में स्पेशलाइज है, जिनमें एबिलिटीज है, वो कितने लोग हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दे लेती हूँ, लेट्स से हमने बात करी कि 2022 में जो है हमारे देश में जो है लगभग कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश में, लगभग 142 अप्रोक्सीमेटली मैं बात करके चलती हूँ, लगभग इतनी पॉपुलेशन हमारे देश में। मैंने बात करी लेट्स से कि 2022 में जो है हमारे देश में जो है 50 करोड़ जो लोग हैं, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 50 करोड़ का ले लेती हूँ, आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, तो अब शुरू मत हो जाना, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि हमारे देश में जो है 50 करोड़ लोग जो है स्किल्ड है, एक्सपर्टीज है उनमें, नॉलेज है, स्पेशलाइज अपने काम में, एबिलिटीज है उनमें। तो मैंने यहाँ क्या बात करी कि 50 करोड़ जो है लोग, वो क्या है मेरे बच्चे, क्या है मेरे बच्चे, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल लोग हैं, जो जिनमें जिनमें स्पेशलाइजेशन है, जो स्पेशलाइज अपने काम में, माहिर अपने काम में है ना, जिनको एक्सपीरियंस है काम का। ठीक है, तो यहाँ क्या बात करी जा रही है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे हम क्या बात करें, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारे देश में कितने स्किल्ड, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल लोग हैं, उसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू स्टॉक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए, याद रखना, ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक स्टॉक है। आ जाता है एमसीक्यू में क्वेश्चन की बताइए जो ह्यूमन कैपिटल है वो स्टॉक है,
फ्लो है, दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ अबव। तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का एक बार मतलब देखते हैं कि हमारे देश में कितने स्किल्ड लोग, कितने एक्सपर्टीज लोग, कितने नॉलेजेबल लोग, कितने जिनमें एबिलिटीज है, जो अपने काम में स्पेशलाइज है ना। सो स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन, यानी नेशन मतलब हमारे देश की बात करी जा रही है कि हमारे देश में कितने स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोग हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश में कितने स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोग हैं, उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल। और स्टॉक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम किस में मेजर करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने मेरी चैप्टर नंबर 1 जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर अगर वो अटेंड किया स्टॉक एंड फ्लो, तो आप समझ गए होंगे स्टॉक को हम किस में मेजर करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो को किस में मेजर करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वहां पे पीरियड की बात करी जाती है। पीरियड का मतलब क्या होता है कि पीरियड का मतलब है पर सेकेंड, पर ईयर, पर मंथ, पर डे, पर वीक, मतलब इसकी बारे में हम बात करते हैं वहां पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? प्लीज वो स्टॉक एंड फ्लो एक बार वहां देख लेना, अगर आपके कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत है स्टॉक एंड फ्लो से रिलेटेड, तो वहां एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल की बात करें। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि हमारे देश में कितने स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोग हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या है, स्टॉक है, फ्लो नहीं है, ये क्या है, स्टॉक है। चलिए जी, अगला मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। अगला क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ध्यान समझना। अब पहले मुझे बताइए मैडम ह्यूमन कैपिटल का मतलब, मैडम ह्यूमन कैपिटल का मतलब वही आपने अभी बताया है ना मैम, हमारे देश में कितने स्किल्ड, कितने एक्सपीरियंस वाले लोग, जिन जो अपने काम में एक्सपर्टीज है, जो अपने काम में स्पेशलाइज है, जो अपने काम में माहिर है, जिनमें एबिलिटीज है, वो कितने लोग हैं हमारे देश में ना, वो होता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ने का मतलब होता है इंक्रीज होना, राइज होना, या फिर ऐड होना, जो मर्जी बोल लो है ना, एडिशन होना, राइज होना, या फिर इंक्रीज होना। यानी पढ़े लिखे स्किल्ड नॉलेजेबल लोग, एक्सपर्टीज लोगों का बढ़ जाना हमारे देश में, उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि हमारे देश में स्किल्ड, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल लोगों का, स्पेशलाइज लोगों का, एबल लोगों का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। फॉर्मेशन मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, राइज हो जाना, एडिशन हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो फटाफट से देख लीजिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग, एडिंग का मतलब बढ़ जाना, किसका बढ़ जाना, टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, है ना, कि भाई ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में बढ़ जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर का टाइम, ओवर टाइम का मतलब है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय के बाद हमारे देश में स्किल्ड, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल लोगों का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो एक बार रिलैक्स रही। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला कि 1 अप्रैल 2022 में जो है हमारे देश में 50 करोड़ लोग जो थे, स्किल्ड थे, नॉलेजेबल थे, एक्सपीरियंस लोग थे, है ना, जिनमें स्पेशलाइजेशन थी। ठीक है, जो स्पेशलाइज थे अपने काम में। ठीक है जी, एक साल की बात कर रही हूं मैं, 31 मार्च 2023 की मिलत से मैं बात करती हूँ कि हमारे देश में मान लो अब 60 करोड़ लोग जो है एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल वगैरह वगैरह लोग हैं। ठीक है जी, अब देखिए कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये हमें पता है, ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल रहती है ना, ह्यूमन कैपिटल है ना। एक अगर बात करी जाए, अब ध्यान समझिए मेरे बच्चे, क्या बात करी जा रही, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर मैं बात करूं हमारे देश में कितने से इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, मैंने बोला 10 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है। ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज होना, ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना या राइज हो जाना, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं मेरे राजे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे राजे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर क्या बोलेंगे, एडिशन हो जाना, कितने से, 10 करोड़ से, इंक्रीज हो जाना, राइज हो जाना, किसमें, टू इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में बढ़ जाना, उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो भाई बोला ऐड होना, इंक्रीज होना, है ना। ठीक है, इंक्रीज बोल लो, चेंज बोल लो, जो मर्जी बोलो, इंक्रीज हो जाना, या फिर कितने से चेंज हो रहा है, चेंज हो जाना, किसमें, किसमें चेंज होना, इन द स्टॉक ऑफ, इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में, है ना, ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज हो जाना, राइज हो जाना, चेंज हो जाना, जो मर्जी कह लो, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब याद रखिए जो आपके एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको याद रखना कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक फ्लो है। फ्लो क्या है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। अगर आपको मैंने स्टॉक एंड फ्लो जब कराया था, स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं होता, फ्लो का मतलब ही क्या होता है, जो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होना। यहाँ पे हम क्या बात करें कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के चेंज होने पर, समय के चेंज होने पर, है ना,
ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में कितने से चेंज हो रहा है, मैं क्या रही हूँ 10 करोड़ से चेंज हो रहा है। तो याद रखना, या ओवर टाइम का मतलब है यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम यानी पीरियड की बात करी जा रही है। तो याद रखिएगा ये फ्लो है, ये स्टॉक नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये बताइए ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है कि फ्लो है, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक है कि फ्लो है, आपको पता होना चाहिए। अब जो आगे हम बात करें, जीएम मेयर जी के द्वारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आ सकती है मान लो यही डेफिनेशन आगे और पूछ लिया जाए कि बताओ ये किसके द्वारा दी गई, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दी गई है, जीएम मेयर के द्वारा जो है मेरे बच्चे दी गई। तो फटाफट से देख लीजिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आपको पता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है पढ़े लिखे स्किल्ड एक्सपीरियंस लोगों का बढ़ जाना। फॉर्मेशन मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, यानी एक समय के बाद जो है इसका बढ़ जाना, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीज, है ना, इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, है ना, किस चीज का बढ़ जाना, इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव स्किल्ड एजुकेटेड एक्सपीरियंस, मतलब किसका बढ़ जाना, कौन से लोगों का बढ़ जाना, जिनमें स्किल्ड है, जो एजुकेटेड है, जो एक्सपीरियंस है, उन लोगों का बढ़ जाना, जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किस लिए, फॉर द इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब ध्यान समझिए, यहां तक तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन तो हमने पहले भी ऐसे पढ़ ली कि हमारे देश में स्किल्ड एक्सपीरियंस लोगों का, नॉलेजेबल लोगों का बढ़ जाना, एजुकेटेड लोगों का बढ़ जाना, ये तो हमें पहले भी पता है। फर्क क्या है, इनकी डेफिनेशन में फर्क है। इन्होंने ये बोला कि क्यों बढ़ जाना, क्यों हमारे देश में स्किल्ड लोगों का बढ़ जाना, क्यों हमारे देश में ज्यादा स्किल्ड लोग हो, नॉलेजेबल लोग हो, एजुकेटेड लोग हो, क्यों, क्योंकि इससे हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है हमारे देश का विकास होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। देखो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा हमारे देश में नॉलेजेबल एजुकेटेड लोग होंगे, उतनी ही ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी, और जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जितने ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारे देश में क्या आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी, यानी हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। देखो सीधी सी बात है, पढ़े लिखे लोग होंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आएगी, है ना, जीडीपी बढ़ेगा तो देश में ग्रोथ वगैरह आएगी, है ना, मानते हो, मानते हो, तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ भी आएगी। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, कि हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा, हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, डेवलप करेगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे देश में जो है पढ़े लिखे नौजवान होंगे, जितने ज्यादा हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होंगे, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगी। राजनीतिक डेवलपमेंट कैसे होगी भाई, आप खुद सोचिए, एक बात बताओ, आप खुद मुझे एक बात बताना, अगर हमारे देश में पढ़े लिखे नेता होंगे तो एक अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, पॉलिसीज अच्छी अच्छी बना पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, देश में विकास हो पाएगा, है ना, तो इससे क्या होगा, देश में डेवलपमेंट हो पाएगी, है ना, इकोनॉमी में अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी, लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा, सीधी सी बात है। वही बात करेंगे, अगर हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होंगे तो अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनेगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम योजनाएं बनेगी, है ना, लोगों का भला होगा, इससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, राजनीतिक विकास होगा हमारे देश में। तो वही हमने बात करी, तो तभी बोल रहे कि हमारे देश में पढ़े लिखे युवा पीढ़ी आनी चाहिए, हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों का बढ़ना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा देश में पढ़े लिखे लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, स्किल्ड लोग होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगी। तो किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखना है जीएम मेयर जी के द्वारा दी गई थी। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ध्यान समझिए, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, फिजिकल कैपिटल में वो सारे इनपुट्स आते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दोस इनपुट्स, यहाँ पे वो इनपुट्स आते हैं जो प्रोडक्शन में काम काम करे, जो प्रोडक्शन में हेल्प करे। यहाँ पे वो सारे इनपुट्स आते हैं जो प्रोडक्शन में काम आए, जैसे कि रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्शन में काम आता है, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी होगी, बिल्डिंग वगैरह जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। अब इसको फिजिकल क्यों बोला गया, वाई इट इज फिजिकल, फिजिकल क्यों बोला, क्योंकि रॉ मटेरियल को आप फिजिकली देख सकते हो, छू सकते हो, राइट, फिजिकल, राइट, मशीन को भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, राइट, सीधी बात, बिल्डिंग को आप देख सकते हो, छू सकते हो, फिजिकल है, राइट, छू सकते हो, आप टच कर सकते हो, यू कैन फील इट, राइट, समझ पा रहे क्या बात करी जाए। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब याद रखिएगा, ऐसे इनपुट जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, किस लिए, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किस लिए रिक्वायर्ड है, प्रोडक्शन को करने के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मशीनें होगी, रॉ मटेरियल होगा, बिल्डिंग वगैरह होगी, तो ये क्या आते हैं मेरे बच्चे, आपके फिजिकल इनपुट में फिजिकल कैपिटल आते हैं सारी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, फिजिकल कैपिटल क्लियर है मेरे बच्चे। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है, फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड,
पैसे से रिलेटेड। अब यहां बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, शेयर्स को बोल लो, स्टॉक बोल लो, जो भी कंपनी के शेयर्स वगैरह होते हैं, आपने सुना हो कभी इक्विटी शेयर्स, राइट? आपने शार्क टैंक कभी देखा हो तो आपने जरूर सुना होगा इक्विटी शेयर्स, है ना, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, राइट? तो भाई, तो जो भी कंपनीज के शेयर्स वगैरह होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। अब बात करते हैं, क्या मैडम जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, क्या ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या ये आइडेंटिकल है? क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल का मतलब क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? आप मुझे बताइए, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बिल्कुल आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको बता दूं, आइडेंटिकल नहीं, दे आर रिलेटेड, ये दे बोथ आर रिलेटेड तो है ये, बट नॉट आइडेंटिकल। याद रखिएगा, बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है लेकिन जो है सेम नहीं। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब मैडम आपने यही पता है कि हमारे देश में कितने स्किल्ड लोग हैं, कितने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, है ना, कितने नॉलेजेबल लोग हैं, है ना, वही सीधी सी बात है, नॉलेजेबल लोग, ठीक है, एजुकेटेड लोग, ठीक है जी, जो अपने काम में एक्सपर्टीज हो, जिनमें एक्सपर्टीज हो, है ना, सीधी सी बात है, जो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो, है ना, स्पेशलाइज्ड हो अपने काम में, जिनमें एबिलिटीज हो काम करने की, है ना, एबिलिटीज हो, जो अपने काम में माहिर हो, वगैरह वगैरह, है ना, ये क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल होता है। अब मैडम क्या ह्यूमन डेवलपमेंट बताइए क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट में मेरे बच्चे ये सारी चीजें तो होना ही होना, मतलब ये चीजें तो होना ही होना, प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे हम बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करें कि एक ह्यूमन में एक ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि सिर्फ ये नहीं, हाँ ये तो होना ही चाहिए कि एक इंसान स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो उसमें, है ना, एबिलिटीज हो उसमें, स्पेशलाइज्ड हो अपने काम में, ये तो होना ही होना चाहिए। प्लस इसके साथ हमने ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है कि इसके अलावा उसको पता, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, उसको बात करने का तरीका हो, अपने छोटों से कैसे बात करनी, अपने बड़ों से कैसे बात करनी, यानी एक ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको खुद को, अपने आप को कैसे कैरी करना है, किसी सामने से कैसे बात करनी है, हर एक चीज के एक ह्यूमन में एक ये सारी काबिलियत होनी चाहिए, है ना, सीधी सी बात है। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है ये सारी चीजें तो होना ही होना, प्लस इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी होना एक ह्यूमन में, उसमें एक पर्सनालिटी अच्छी हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो उसमें, उसको अच्छे से बात करना, अपने आप को कैरी करना, हर एक चीज इसके अंदर आती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करें, जो कि एक ह्यूमन में होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जो आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट आइडेंटिकल है? कोई पॉइंट में आ सकता है, तो याद रखिएगा आइडेंटिकल नहीं है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, नो डाउट एक दूसरे से रिलेटेड है, बट आइडेंटिकल यानी एकदम सेम नहीं है, ठीक है जी। ये एक नैरो कंसेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल जो है एक नैरो कंसेप्ट है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक वाइडर कंसेप्ट है। याद रखिएगा ये क्या है? एक वाइडर कंसेप्ट है। एम आई क्लियर? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, अगला जो टॉपिक है वो ये है हमारा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कि भाई पता ही, अब ह्यूमन कैपिटल का मतलब तो हमें पता है, ह्यूमन कैपिटल मतलब कितने लोग स्किल्ड, एजुकेटेड, है ना, नॉलेजेबल लोगों का होना, एक्सपर्टीज लोगों का होना, स्पेशलाइज लोगों का होना, वो होता है ह्यूमन कैपिटल। अब बात करते हैं कि हमारे देश में कैसे लोगों के स्किल बढ़ेंगे, स्किल एनहांस होंगे, बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी लोगों में, कैसे उनमें एक्सपर्टीज आएंगे, कैसे वो अपने काम में स्पेशलाइज होंगे। तो किन क्या क्या सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, यानी क्या क्या सोर्सेज है कि हमारे देश में स्किल्ड लोग बढ़ेंगे, क्या क्या सोर्सेज है जिसकी वजह से हमारे देश में नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस लोग, स्पेशलाइज लोग जो है बढ़ेंगे। तो क्या क्या सोर्सेज है? तो सबसे पहला जो है सोर्स वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि लोगों को एजुकेशन पे यानी शिक्षा पर खर्चा करना चाहिए, अपनी एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही हमारी स्किल बढ़ेगी, है ना, हमारी नॉलेज आएगी, है ना, हमें एबिलिटीज आएंगी, है ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा हमारे अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, सीधी सी बात है। तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षा लेंगे, है ना, एजुकेट होंगे, तो होगा कैसे? तो वही बात करें, एक्सपेंडिचर एजुकेशन का मतलब है कि हम पढ़े लिखे, शिक्षा पे खर्चा करें, है ना, अच्छी अच्छी शिक्षा ले, जिससे हमारे स्किल्स बढ़ेंगे, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारा एक्सपीरियंस बढ़े, मतलब ये सारी चीजें बढ़ेंगी, एनहांस होंगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और इवन यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर चाहे, ध्यान से समझना, चाहे गरीब लोग की हम यहाँ पे बात करें, चाहे गरीब लोगों के पास पैसा नहीं भी है, ठीक है जी, तो वो भाई अपने बच्चों को चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाए, लेकिन पढ़ाए उनको,
है ना। लेकिन गरीब लोग आपको पता है क्या करते हैं, है ना, आप खुद भी काम पे जा रहे हो तो अपने बच्चों को भी ले जाते, पढ़ाते नहीं, नहीं वो नहीं करना। वो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि क्या करना चाहिए, तो वही क्या क्या सोर्सेज है हमारे देश में स्किल्ड लोग बढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, पहला ये पॉइंट है कि भाई लोग अपनी एजुकेशन पे खर्चा करें, और गरीब लोगों को भी जो है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए। और दूसरा, चाहे लोगों के पास पैसा नहीं है, चाहे इसके लिए उनको लोन ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाए। नो डाउट आज उनको एक लोन लेना पड़ रहा है, उनके सिर पे कर्जा चढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन कल को जब उनका बच्चा पढ़ लिखेगा, है ना, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, तो यार ये लोन का अमाउंट तो वो इजिली उसको चुका पाएगा, है ना, वो लोन का अमाउंट तो वो इजिली उसको चुका देगा। तो वही हमने बात करी है कि लोगों को अपनी एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए, इससे लोगों के स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, एबिलिटीज बढ़ेंगी, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये खर्चा करना चाहिए। चाहे गरीब लोग वो नहीं अफोर्ड कर पाए तो उनको गवर्नमेंट स्कूल जाना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में वो अपने बच्चों को पढ़ाए। और अगर जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे एजुकेशन, चाहे वो लोन ले लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जो आज आप जरूर कर रहे हो लेकिन कल को ये खर्चा आप वसूल लोगे। ठीक है, कल को जब आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा कमा लेगा, तो ये खर्चा आपका वसूल हो जाएगा, सीधी सी बात है, राइट। ठीक है, तो अभी बोला जा रहा है खर्चा करो, एजुकेशन पे खर्चा करो। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं। चल जी, अगले पॉइंट पे अब हम बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, कि आप अपनी हेल्थ पर भी खर्चा करो। जैसे कि अच्छी डाइट लो, उस पर खर्चा करो, अपनी अच्छी डाइट लो, अच्छा अच्छा खान पान करो, उस पर खर्चा करो। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा अगर हम स्वस्थ है, तो ही हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर हम स्वस्थ है तो ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर ही बहुत दुख पा रहा है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो क्या हम कुछ देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अभी बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ पर भी खर्चा करो। अगर हम अपनी हेल्थ पे खर्चा करेंगे कि भाई अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा अच्छा खान पान करेंगे, या अगर मैं बीमार हूं तो मैं अच्छे डॉक्टर से इलाज ले रही हूँ, अपनी हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य पर खर्चा कर रही हूँ, तो वही बात कर रही है। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी हेल्थ पर भी खर्चा करो। अगर हम अपनी हेल्थ पर खर्चा करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो ही मैं अपने दिमाग का प्रयोग कर पाऊंगी। मानते हो? आप खुद सोचो, एक तरफ वो इंसान है जो बहुत ज्यादा स्वस्थ है, और एक तरफ वो इंसान है जो बहुत ज्यादा बीमार है, मंजी पे पड़ा है, तो क्या बताओ, क्या वो अपना दिमाग लगा पाएगा? नहीं, मतलब वो, समझ रहे हो क्या बात कर रही हूँ, क्या ही अपने स्किल्स को यूज कर पाएगा? उसकी क्या स्किल्स बढ़ेंगे? क्या उसमें कोई नॉलेज बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। आप खुद सोच रहे हो, क्या वो कुछ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं। तभी बोल रहे हैं कि अपनी हेल्थ पे खर्चा करो, जिससे आप देश में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, देश की प्रोडक्शन में, देश की डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, और अपना दिमाग का, अपनी माइंड, अपना दिमाग भी चला पाओगे, अपनी स्किल्स को यूज कर पाओगे। तभी बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ पर भी खर्चा करो। और बोला भी जाता है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर एक शरीर स्वस्थ है तो ही आपका दिमाग भी स्वस्थ है। होता है ना यार, एक बात आप मुझे बताओ, लेट्स से अगर आपको बुखार है, मैं नॉर्मल बुखार की बात कर रही हूँ, आज मुझे बुखार है, आपका कुछ काम करने का मन करेगा? अरे नहीं, शरीर दुख रहा है, ऐसे करोगे, अरे शरीर दुख रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं, है ना, कुछ कुछ काम करने का मन करेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी एग्जॉस्टेड सी फील करेगी, है ना। तो वही बात करें, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे, है ना। आप अपने दिमाग भी आपका अच्छे से नहीं चलेगा, है ना, बहुत ज्यादा परेशान से रहोगे, समझ रहे हो, मेंटली अपसेट रहोगे, है ना। वही हम बात करें, इसलिए बोले कि अपनी हेल्थ पर भी आप क्या करो, खर्चा करो। इससे हम देश में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपने देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। चल जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि भाई आप जो है, जो कंपनीज वगैरह है, वो जॉब के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दे, उनको सिखाए, उनको काम भी सिखाए, जॉब के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दे, ताकि उनके स्किल्स बढ़े, ताकि उनमें नॉलेज बढ़े, ताकि उनमें एक्सपीरियंस अच्छा है, वो अपने काम में एक्सपर्टीज हो जाए, वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाए, माहिर हो जाए, उनमें एबिलिटीज एनहेंस हो। तो वही बात करी जा रही है कि जॉब के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात करें, जिससे क्या होगा, लोगों में नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन, अपने काम में स्पेशलाइज हो पाएंगे, ये सारी चीजें जो है एनहांस होगी, है ना, बढ़ेगी, और वो ज्यादा जो है फिर अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे प्रोडक्शन में। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे वो चीज आती है, मुझे ट्रेनिंग दी गई, मेरे स्किल्ड बढ़ गए, मुझे नॉलेज मिल गई उस चीज से रिलेटेड, तो मैं वो उस काम में अपना अच्छा 100% दे पाऊंगी, ज्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, है ना, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स। अडल्ट्स के लिए जो है हमारे देश की गवर्नमेंट को कुछ स्टडी प्रोग्राम्स भी लेके आने चाहिए। अडल्ट का मतलब है ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते थे
दे वांट, है ना, पढ़ना चाहते थे बट बेचारे पढ़ नहीं पाए किसी भी रीजन से, गरीबी की वजह से, या बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं, है ना, फीमेल्स थी जो पढ़ना चाहती थी लेकिन उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया नहीं, लेकिन वो आज बड़े तो हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते, है ना। तो उनके लिए भी कुछ एक स्पेशल प्रोग्राम्स होने चाहिए, अडल्ट्स के लिए भी, कि जो लोग जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, किसी भी रीजन से उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, है ना, अपनी फर्दर स्टडी वो नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि वो भी जो है उसमें एडमिशन ले सके, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए, अपने स्किल्स स्किल्स एनहांस हो उनके भी, है ना। और देखो नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेंगी, है ना, एक्सपर्टीज हो जाएंगे वो भी उस काम में, है ना, माहिर हो जाएंगे, एबिलिटीज उनमें बढ़ेगी, तो वो भी जो है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश की डेवलपमेंट में, देश में ग्रोथ लाने में जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो, सीधी सी बात है। तो वही बात करें कि कुछ स्टडी प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए अडल्ट के लिए, है ना, हमारे देश की गवर्नमेंट को कुछ अडल्ट के लिए स्टडी प्रोग्राम्स वगैरह लेके आने चाहिए ताकि वो लोग जो जिनको किसी रीजन से अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़नी पड़ी, वो भी उसमें एडमिशन ले, वो भी उनमें भी उन वो पढ़ेंगे तो उनमें स्किल्स नॉलेज वगैरह सब एनहांस होगी, ठीक है, जिससे वो अब देश में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, देश की जीडीपी और ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे माइग्रेशन, कि माइग्रेशन का मतलब होता है शिफ्ट होना एक जगह से दूसरी जगह। तो बोला जा रहा है कि लोगों को माइग्रेट होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, स्पेशली जो छोटे छोटे शहरों के जो लोग हैं उनको बड़े बड़े शहरों में माइग्रेट होना चाहिए नौकरियों की तलाश के लिए, है ना। बड़े बड़े शहरों में जाओ, अच्छी अच्छी नौकरी करो, तो कितने स्किल्स बढ़ेंगे, कितनी नॉलेज बढ़ेगी उनकी, मानते हो, स्किल्स बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनी में नौकरियां करेंगे तो उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, उनमें नॉलेज बढ़ेंगे, है ना, अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिलेगा। मानते हो कि नहीं मानते? मान लिया, नो डाउट, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो खर्चा भी होगा, है ना, अब ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा, सीधी सी बात है। और दूसरा मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब आने जाने का खर्चा होगा, और दूसरा ऑब्वियसली एक अनजान शहर, मतलब एक अपने शहर को छोड़कर किसी अनजान शहर में जाएंगे तो रहने सहने का, खाने पीने का, ट्रेवलिंग का, ये सारे खर्चे होंगे, मान लिया, मानते ये खर्चे होंगे। लेकिन अगर आपको एक अच्छी नौकरी है आपके पास, तो आप वो खर्चे तो कितने इजिली निकाल पाओगे, है ना, मानते हो। लेट्स से मैं एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से मैं एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में गई नौकरी, मान लो मुझे 50,000 की नौकरी भी मिल गई, ठीक है जी? और मान लो ऑब्वियसली उस शहर में रहने के मेरे खर्चे भी, मान लो मेरा 20,000 का खर्चा है, तो वो खर्चा तो मैं बड़ी ही इजिली निकाल पाऊंगी और इसके साथ साथ मैं सेविंग्स भी कर पाऊंगी, मानते हो कि नहीं? तभी बोल रहे हैं कि लोगों को माइग्रेट होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, अब माइग्रेट होंगे, अच्छी जगह नौकरी करेंगे तो जिससे उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, नॉलेज बढ़ेगी और ये सारी चीजें होंगी। प्लस एक और फायदा भी माइग्रेशन से, माइग्रेशन से एक और ही फायदा, क्योंकि देखो बच्चे, सिर्फ ज्ञान ना, जो स्किल है या जो नॉलेज है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता। एक कहते हैं ना, लोगों से मिलते हैं तो भी आपको बहुत ज्ञान मिलता है। हमारे माँ बाप चाहे इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है बट फिर भी उनमें हमसे ज्यादा नॉलेज है, क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, दुनियादारी देखी है, कहते हैं ना दुनियादारी देखी है हमने, उनको हमसे ज्यादा तजुर्बा है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों का, है ना। तो जब लोग माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में उनको नॉलेज मिलती है, तो इससे भी उनके जो स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, है ना, ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, लोगों को परखने का ज्ञान, है ना, लोगों के धर्म से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, ये सारी नॉलेज भी मिलेगी, तो इससे जो है लोगों की स्किल्स नॉलेज वगैरह जो है एनहांस होगी। देखो भाई, इसके दो फायदे माइग्रेशन के, एक जगह से दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो नॉलेज स्किल वगैरह तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पहला फायदा ही। दूसरा, जब माइग्रेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से, रिलीजन के लोगों से, उन सारे लोगों से मिलते हैं तो इससे भी लोगों में नॉलेज वगैरह बढ़ती है। ये किताबी नॉलेज की बात नहीं कर रही मैं, दुनियादारी की नॉलेज, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई इस दुनिया में रहने के लिए, है ना, मानते हो। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन पर भी खर्चा करो। इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कि लेट्स से मैं न्यूज़पेपर खरीद रही हूँ तो उस पर खर्चा करूँ, जिससे मेरे अंदर नॉलेज बढ़ेगी, मुझे पता चलेगा कि सरकार क्या पॉलिसीज लेके आ रही है, सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, है ना, गवर्नमेंट क्या क्या योजनाएं लेके आ रही है, गरीब लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आ रही है ना, तो मुझे पता चलेगा, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी मुझे, है ना, सीधी सी बात है। तो वही है कि आपको इंफॉर्मेशन पर भी खर्चा करना चाहिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे आपकी स्किल्स बढ़े। वैसे ही सरकार को भी खर्चा करना चाहिए, सरकार को रैलीज, कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जहां पे लोगों को वो बताए कि सरकार ऐसा क्या कर रही है लोगों के लिए, है ना, क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या योजनाएं, क्या क्या प्रोग्राम्स लेके आ रही है ना, ताकि लोगों को पता तो चले, लोगों को पता तो चले सरकार क्या कर रही है, जिससे लोगों में स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी, है ना, समझ पा रहे हो। तो वही हम बात करें कि आपको भी इंफॉर्मेशन पे खर्चा करना चाहिए, न्यूज़पेपर वगैरह खरीदो जिससे आपके अंदर नॉलेज वगैरह बढ़ेगी, वैसे ही सरकार को भी जो है खर्चा करना चाहिए, रैलीज कैंपेन्स वगैरह लगानी चाहिए जिसमें वो लोगों को अवेयर करे, लोगों
को बताए कि सरकार ऐसा क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या क्या पॉलिसीज प्रोग्राम, ये सारी चीजें उनको भी पता चले, जिससे लोगों के अंदर स्किल्स नॉलेज वगैरह जो है एनहांस होगी। यहाँ तक क्लियर, सबको समझ आया कि क्या क्या सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल के, यानी क्या क्या सोर्सेज है जिसकी वजह से लोगों के अंदर स्किल बढ़ती है और नॉलेज वगैरह बढ़ती है। चलिए जी, अब फटाफट से मेरे बच्चे आगे चलते हैं। मेरे बच्चे नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर हमारे देश में पढ़े लिखे, एजुकेटेड, स्किल्ड लोग, एक्सपर्टीज लोग, स्पेशलाइज लोग बढ़ेंगे, हमने क्या बात करी, अगर हमारे देश में पढ़े लिखे, स्किल्ड, एजुकेटेड, स्पेशलाइज, नॉलेजेबल लोग अगर एनहांस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो उससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, अगर हमारे देश में ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होंगे तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। वो अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी नौकरी ले पाएंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे, इनकम बढ़ेगी, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ेगी तो देश में गरीबी की प्रॉब्लम भी जो बहुत ज्यादा है वो भी कम हो जाएगी। देखो सीधी सी बात है, मानते हो, अब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे एजुकेटेड होंगे तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे तो देश में गरीबी भी कम होगी और देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी जो है कम हो जाएगी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है जो अमीर गरीब का जो फर्क है वो भी कम हो जाएगा। देखो अमीर तो अमीर है, जब गरीब इंसान भी पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिल पाएगी, अच्छा पैसा कमा पाएगा। जो अमीर गरीब का फर्क पहले इतना था, धीरे धीरे जब वो पैसा कमाने लगेगा, जो फर्क है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, यानी अमीर गरीब का जो फर्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे देश में पढ़ेंगे लिखेंगे लोग तो नई नई इनोवेशंस कर पाएंगे, इन्वेंशंस कर पाएंगे, है ना, नई नई अच्छी सी टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, है ना, इन्वेंशंस वगैरह कर पाएंगे, तो ये भी प्लस पॉइंट है। देखो नेक्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे देश में जितने ज्यादा पढ़े लिखे नॉलेजेबल लोग, स्किल्ड लोग होंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगी। क्या आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगी। सीधी सी बात है, मानते हो, तो देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगी। अब बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही। नो डाउट आज हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग पढ़ लिख भी गए हैं, बट फिर भी हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हम बात करने वाले कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स है राइजिंग पॉपुलेशन। राइजिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा जो है जनसंख्या बढ़ रही है ना, हम देखते हैं कितनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे देश में बढ़ रही है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो तो बहुत लिमिटेड है, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, पानी हो गया, ग्लोथ्स वगैरह होगी, ये रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। और यही कारण कि आज हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो गरीबी भी उतनी ही हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब गरीबी बढ़ रही है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसलिए बहुत से जो लोग हैं गरीब लोग, वो अच्छी शिक्षा को, एक अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, एंड लैक ऑफ स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज। और यही कारण है कि उनके अंदर वो इतने अच्छे स्किल्स और नॉलेज नहीं एनहांस हो पाती। भाई हमने बात करी कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, गरीबी बहुत बढ़ रही है, गरीबी इतना बढ़ रही है तो वो अच्छे स्कूल्स में अपना एडमिशन नहीं ले पाते, यही कारण है, अच्छे स्कूल्स में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और इस वजह से उनके अंदर जो है अच्छे स्किल्स और नॉलेज वगैरह इतनी ज्यादा एनहांस नहीं हो पाती है। ठीक है जी, वही हमने बात करी। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि आज नो डाउट हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग पढ़ लिख गए, है ना, हमने देखा गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आजकल इंजीनियर आपको एक मिल जाएगा। नो डाउट आज हमारे देश में बहुत ही ज्यादा पढ़ लिख गए हैं लोग, लेकिन अरे पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, क्या वो हमारे देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अरे लोग पढ़ लिख के जो है विदेशों में जा रहे हैं, है ना, यही हो रहा है ना। आज हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग पढ़ लिख जरूर गए, लेकिन वो पढ़ लिख के इतनी शिक्षा लेके कहां जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि हमारे देश की जीडीपी में। हमारे देश में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करे, हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करे, हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करे, तो वही हम बात कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम आ रही है कि पढ़ लिख कर लोग जो है अपने देश में नहीं रह रहे, अपने देश की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अपने देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट ना करते हुए विदेशों में जा रहे और वहां की जीडीपी बढ़ा रहे, वहां में प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे, वहां की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे, ना कि अपने देश की प्रोडक्शन या जीडीपी या देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। यानी हमारे देश की जीडीपी या देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट ना करते हुए बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं, बाहर की कंट्री को बढ़ा रहे हैं।
है ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि आज हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग पढ़ लिख गए, लोगों में नॉलेज भी है, लोगों में स्किल्स भी है, नो डाउट है, लेकिन पढ़ लिख कर भी लोग बेरोजगार, अच्छी नौकरी नहीं है उनके हाथ में। आपने देखा ये बहुत सारे लोग हैं जो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं बट स्टिल उनके पास हाथ में नौकरी नहीं है। नौकरियों की कमी है हमारे देश में और इस वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार रह जाते हैं, हाथ में नौकरी नहीं होती तो उनके जो स्किल्स है, जो उनमें नॉलेज है, वो सारी की सारी क्या रह जाती है, वेस्ट हो जाती है, सब बर्बाद हो जाता है ना। इतना पढ़ लिख कर भी लोगों के हाथ में नौकरियां नहीं है, ये तो हमारे देश की प्रॉब्लम है। तो वही बात करें, इवन स्किल्ड पर्सन जो पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं कैन नॉट फाइंड अ गुड जॉब, वो उनको भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, विच इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल, जो कि एक बहुत ज्यादा सैड रिफ्लेक्शन क्यों बोला है, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी रिफ्लेक्शन को हम शो कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की स्किल्स है, ह्यूमन की जो स्किल्स वगैरह है, वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे। तो वही बात करें, पढ़ लिख कर भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि भाई हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जॉब के साथ साथ उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि जो कंपनियां वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं अरे कॉलेज में इतनी पढ़ाई तो कर ही ली होगी इसने, इसको ये तो आता ही होगा, सीधा उसको हायर कर लेते हैं और उसको जॉब पे रख लेते हैं। अरे उसको नहीं आता वो काम, कंपनी जो उसने कॉलेज में सीखा है, जो उसने स्कूल में सीखा है, कॉलेज में सीखा है, बस उसके बाद थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको नहीं आता वो काम, उसको सिखाओ। तो वही हमने बात करें कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो जॉब देती है बट उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग नहीं देती है और इस वजह से वो काम नहीं सीख पाते, उनमें स्किल्स नहीं आती, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, है ना, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। समझ पा रहे हो क्या बात करनी जा रही, वही बात करें कि जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग ना दी जाती है, क्योंकि कंपनी वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉलेज में उसको सब कुछ सिखा दिया गया, बट ऐसा नहीं है। कॉलेज में भी उसको वही थियोरेटिकल नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको वो ट्रेनिंग नहीं है, उसके बाद कोई नॉलेज नहीं है। कंपनी में उनको वो नॉलेज देनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए, वो ट्रेनिंग वो सब देनी चाहिए ताकि उसके अंदर स्किल्स बढ़े, नॉलेज वगैरह बढ़े, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में किस पे फोकस किया जाता है, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस नहीं किया जाता। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, ठीक है, एक कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ बिजनेस स्टडीज का, जहां पे उनको बिजनेस स्टडीज पढ़ाई तो जाती है लेकिन वो पढ़ने से उनको प्रैक्टिकली नहीं पता कि भाई उसको बिजनेस चलता कैसे, नहीं पता भाई उनको, है ना। अकाउंट्स उनको पढ़ा देते हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, बट उनको प्रैक्टिकली नहीं पता कि उसको कैसे अप्लाई की जाते हैं। या फिर हम बात करें साइंस, उनको पढ़ा दिया जाता है बट उनको प्रैक्टिकली उनको नहीं सिखाया जाता, है ना, कि उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। मैथ्स की जो इक्वेशंस है ये सब पढ़ा दी जाती है बट उनको नहीं पता कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। तो वही बात करें कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे, रट्टा पे, इन सब चीजों पे, क्रैमिंग पे, इन सब पे फोकस किया जाता है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है और जिस वजह से बच्चों के अंदर अच्छे से स्किल डेवलप नहीं हो पाते, नॉलेज डेवलप नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी एक और ये प्रॉब्लम है कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो कॉलेज की अगर मैं बात करूं, वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गए इंस्टेड ऑफ जॉब ओरिएंटेड। देखो सीधी सी बात है, कॉलेज वालों को भी बस यही है कि डिग्री देना है और बच्चों को भी बस ये कि बस मुझे डिग्री मिल जाए ना। बच्चों, ठीक है, कॉलेज वालों को ये नहीं कि बच्चों को अच्छी स्किल्स मिले, अच्छी नॉलेज मिले, और बच्चों को भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, बंक मारते हैं, कॉलेज जाते नहीं है, अटेंडेंस तो बस अटेंडेंस के नाम पे थोड़ा बस मिनिमम चले जाते हैं, वही कि हाँ बस पेपर में बैठ पाए, है ना, चीटिंग करके तो पास होते हैं, हाँ बस पास हो गए। कहाँ से तुम्हारे में नॉलेज बढ़ेगी, कहाँ से तुम्हारे में स्किल्स बढ़ेंगे। कॉलेज तुम जाते नहीं हो पूरा पूरा साल, इतना ही जाते हो कि भाई ठीक है हाँ अटेंडेंस होगी, बस अटेंडेंस के लिए तुम जाते हो कॉलेज, है ना, मानते हो ना, अटेंडेंस के लिए तुम स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाते हो, है, पेपर में तुम मतलब पढ़ते तुम हो नहीं, नॉलेज तो कहाँ से तुम्हारे में नॉलेज, कहाँ से तुम्हारे में स्किल्स आएंगी। तो वही बात करें, एजुकेशन सिस्टम हमारा आजकल ये हो गया, बस कॉलेज वालों को भी डिग्री देने से मतलब है और पैसा कमाने से मतलब है ना, और बच्चों को भी सिर्फ डिग्री लेने से मतलब है, अपनी नॉलेज बढ़ाने से नहीं, अपने स्किल्स बढ़ाने से मतलब नहीं। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी है कॉलेज वालों की कि सिर्फ डिग्री 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 देना मतलब है, जॉब देना पर्पस नहीं है उनका, बल्कि कॉलेज का तो ये पर्पस होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई आखिरी साल में
थर्ड ईयर जब बच्चा कॉलेज से निकले तो हर बच्चे के हाथ में एक नौकरी हो। इतनी सारी प्लेसमेंट कंपनीज को आप बुलाओ, इतनी सारी कंपनीज को आप बुलाओ कि हर बच्चे की प्लेसमेंट आपके कॉलेज से हो। समझ लो, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉलेज का। लेकिन आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ क्या है, पैसा कमाना रह गया। बच्चों का भविष्य नहीं है उनके लिए, बच्चों का भविष्य इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे भाई अपने कॉलेज में अच्छी अच्छी कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाओ ताकि हर बच्चे के हाथ में नौकरी हो। ये उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये उनका पर्पस होना चाहिए। बट है क्या पर्पस? बस डिग्री देना, पैसा कमाना, डिग्री देना, पैसा कमाना। और बच्चे भी ऐसे ही, हमारे बच्चे भी हमारे कोई लायक नहीं है। बच्चे भी क्या, जाते नहीं सारा साल कॉलेज, है ना, बंक तुम्हें मारना है, पढ़ना तुमने नहीं, चीटिंग करके तुम्हें पास होना है। तो कहां से तुम्हारे में नॉलेज बढ़ेंगी, कहां से तुम्हारे में स्किल्स बढ़ेंगे? ठीक है, तो ये आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो यही हमने बात करी, यही हम प्रॉब्लम्स की यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, बात कर रहे हैं। चल जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा एक एसेंशियल एलिमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, एक ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए, है ना, एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एजुकेशन है क्या, और फिर हम इसकी यहाँ पे बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की और क्या ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन की। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एजुकेशन। सो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, एजुकेशन मतलब शिक्षा है क्या, एजुकेशन का मतलब होता है टीच करना, पढ़ाना, ट्रेन करना, उनको सिखाना, लर्निंग मतलब सिखाना उनको, स्पेशली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो यही होता है एजुकेशन है। एजुकेशन क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ उनको पढ़ाना, उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना, स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों को, जिससे होगा क्या, उनके अंदर नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स वगैरह जो है डेवलप होंगी, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन का क्या फायदा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों क्यों हमारे देश में एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? देखो भाई, एजुकेशन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएंगे। डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो सीधी सी बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो नई नई इन्वेंशन होंगी हमारे देश में, इनोवेशन वगैरह होंगी, है ना, तो वही हमने यहाँ पे बात करी। नेक्स्ट, एक्सपेंड मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो मेंटल एबिलिटीज बढ़ेंगी, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगे, है ना, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, मेंटल डेवलपमेंट होगी, दिमाग का विकास होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, देखो सीधी सी बात है, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है मेरे बच्चे क्या कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड द लास्ट है, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। देखो सीधी सी बात है, आप खुद मानते हो, एक तरफ वो इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और एक तरफ वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे हरकतें करता है, तू तड़ाक में बात करता है, उसको तमीज नहीं होती बात करने की, कि उसको अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों से कैसे बात करनी है, उसमें वो एक एटिकेट्स, वो मैनर्स, उसकी पर्सनैलिटी देख के पता चल जाता है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको पता है, उसमें तमीज होगी, है ना, उसको कैसे बात करनी है, अपने बड़ों से कैसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, अपने छोटों से भी कैसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, कैसे अपने आप को कैरी करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे वो ध्यान देगा, है ना, समझ लो, एक देख के हमें पता चल जाता है कि कौन सा इंसान पढ़ा लिखा है और कौन सा इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। तो वही है, अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनकी ह्यूमन की एक पर्सनालिटी भी जो है डेवलप रहती है। ठीक है, ओवरऑल एक पर्सनालिटी में भी जो है डेवलपमेंट आती है। तो यही हमने बात करी कि एक पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसके क्या फायदे रहेंगे। चल जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, जो अगला टॉपिक है, एजुकेशन एंड लिटरेसी आर नॉट आइडेंटिकल टर्म। बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं, क्या जो एजुकेशन है और जो लिटरेसी है क्या वो आइडेंटिकल नहीं है? आइडेंटिकल ना होने का मतलब क्या वो दोनों सेम नहीं है? तो आप खुद बताइए, एजुकेशन और लिटरेसी क्या दोनों सेम है या नहीं, आप मुझे बताइए। ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन बेसिकली एक वाइडर कंसेप्ट है। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, लिटरेसी का मतलब वो होता है कि ऐसे इंसान जो रीड और राइट कर सकते हैं। रीड और राइट का मतलब है पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या राइट कर सकते हैं, जैसे कि साइन वगैरह कर लिया, मतलब अंगूठा छाप नहीं है, इन शॉर्ट बोलूं तो मैं, मतलब अपना साइन वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो वो होते हैं लिटरेट लोग, जो हमारे पुराने टाइम पे दादा परदादा लोग, वो बेसिकली लिटरेट थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते थे, रीड कर लेते थे, तो राइट भी कर लेते थे, लाइक अपना साइन वगैरह कर लिया, वो थोड़ा बहुत लिख लेते थे। ठीक है, तो ये तो एजुकेशन एक वाइडर कंसेप्ट है, एजुकेशन इज मच वाइडर देन लिटरेसी। सो लिटरेसी का मतलब कहता है, लिटरेसी जस्ट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ रीड एंड राइट। लिटरेसी का मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ या तो रीड कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या लिख सकते हैं, राइट वगैरह कर
सकते हैं, राइट। एजुकेशन में क्या आता है, एजुकेशन मतलब जिसमें प्राइमरी एजुकेशन यानी फर्स्ट टू 8th क्लास, सेकेंडरी एजुकेशन 9th-10th क्लास होगी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आपकी 11th-12th क्लासेस होगी, या हायर एजुकेशन जैसे कि कॉलेज की पढ़ाई वगैरह होगी। तो एजुकेशन में सारी चीजें आती है। तो एजुकेशन एक वाइडर कंसेप्ट है और लिटरेसी क्या है, एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, राइट। तो आप आगे देखिए, ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट, सारे के सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लिटरेट तो होंगे, ऑब्वियसली वो लिख और पढ़ सकते हैं, है ना, रीड भी कर सकते हैं, है ना, रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ऑल द एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट, ये तो सही बात है, बट ऑल द लिटरेट पीपल मतलब जो सिर्फ लिख और पढ़ सकते हैं, यानी रीड कर लिया या लिख सकते हैं ना, है ना, लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। ऑल द लिटरेट पीपल जो है वो एजुकेटेड नहीं है। देखो सीधी सी बात है, आप लोग इसको समझ पा रहे हो, समझ गए हो, वही देख लो यार, समझ पा रहे हो, जैसे कि आपके दादा परदादा लोग, दे आर लिटरेट, है ना, तो वो एजुकेटेड नहीं है, दे आर लिटरेट, वो रीड और वो सिर्फ लिख पढ़ सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है टॉपिक क्या है, वो आपका टॉपिक है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। क्या बोला जा रहा है कि क्यों जरूरत है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, क्यों गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, कि क्यों गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मतलब क्यों गवर्नमेंट का जो है इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश के एजुकेशन और हमारे देश के हेल्थ सेक्टर में, क्यों बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का योगदान, हिंदी में इसको योगदान बोल देते, क्यों हमारे देश की सरकार का योगदान होना जरूरी है हमारे देश के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसा क्यों, तो फटाफट से देखिए, दीज सेक्टर्स नीड्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर। देखो भाई ये जो सेक्टर्स है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें चाहे वो मैं आपकी हेल्थ सेक्टर की बात करूं, दोनों ही सेक्टर में बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, यानी बहुत ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड है, बहुत पैसा लगता है इन दोनों सेक्टर में, और विद क्या बोला है, विद अ वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर, यानी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है, इसलिए गवर्नमेंट का होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है इन दोनों सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स में बहुत ही ज्यादा खर्चा, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत हाई एक्सपेंडिचर इसके अंदर लगता है। ठीक है आगे, इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है टू एक्सपेक्ट करना, एक प्राइवेट इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट करना टू इन्वेस्ट एज इन हेल्थ एंड एजुकेशन एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव, जो क्या होगा, विल ओनली टू रिकवर देयर ह्यूज कॉस्ट थ्रू देयर हायर प्राइसेस ऑफ देयर सर्विसेज। देखो भाई सीधी सी बात है, हम एक प्राइवेट इन्वेस्टर पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर जो है एजुकेशन या फिर हेल्थ पे अगर खर्चा भी करेगा तो उसका मेन पर्पस ही क्या होगा, उस खर्चे को रिकवर करना, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा महंगा कर देगा, एजुकेशन को बहुत महंगी कर देगा, है ना, हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है उसको, यानी हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जो हॉस्पिटल है उसको भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर देगा। तो वही हमने बात करी कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर पे एक्सपेक्ट करें उनसे, क्योंकि अगर वो खर्चा भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिकवर करना, किसको, ह्यूज को, जो उन्होंने खर्चा किया उसको वो रिकवर करे थ्रू देयर हायर प्राइसेस, बहुत महंगा कर देंगे इन सर्विसेज को, एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई, है ना, डॉक्टर की ये जो सर्विसेज है उसको इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कर देंगे। तो वही बात है, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा, अपने खर्चे को क्या करना, रिकवर करना, और ज्यादा ज्यादा क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की बात करें, तो वही हमने बहुत बात करी है कि भाई हम प्राइवेट इन्वेस्टर पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि उसका मेन पर्पस ही क्या होगा, ज्यादा ज्यादा प्राइस करके अपने खर्चे को निकालना और ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना, और बहुत ज्यादा महंगा कर देगा। और हमारे देश में बहुत गरीबी है, हर इंसान इतनी महंगी एजुकेशन, इतनी महंगी हॉस्पिटल की सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है। वही बात करें पीपल इन अ पुअर कंट्री, लेकिन अगर हमारे देश की बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, लाइक आवर्स, मतलब हमारे देश की अगर बात करें, कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइसेस फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ, कि भाई हमारे देश में जो है इतनी गरीबी है कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इतनी महंगी एजुकेशन या इतनी महंगी हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश में, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर पे होता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने पे नहीं रहता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, और वो इतना ज्यादा महंगा कर देते हैं कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की मतलब है, अगर प्राइवेट, अच्छा सॉरी, इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ दीज सर्विसेज, द अनअवेयर आर, यहाँ पे the individual consumer of these services are unaware about the quality and the cost of these services, which lead to the exploitative behavior of the private sector of the private। ध्यान से समझिए, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। जो हमारे भारत में जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं है
किस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि भाई एजुकेशन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर जो हॉस्पिटल्स में उनको क्या क्वालिटी मिलनी चाहिए, या उनका कितना खर्चा होना चाहिए, कितना कोर्स उनसे कितना कोर्स लेना चाहिए, यानी एजुकेशन शिक्षा पे कितना खर्चा होना चाहिए, या फिर कितना हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा होना चाहिए। उनको ये जो भी सर्विसेज जो है इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, किसकी क्या क्वालिटी और कितना खर्चा होना चाहिए। और इसी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा उनका क्या करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, बहुत ज्यादा हाई चार्जेस कर देता है, बहुत महंगा कर देता है एजुकेशन को भी और हॉस्पिटल के उस को भी। तो इतना ज्यादा महंगा कर देता है कि भाई सीधी सी बात है, तो इन लोगों का यानी जो कंज्यूमर्स का, यानी जो ग्राहक, कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक, उनका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन होगा, ऑब्वियसली उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने यहाँ पे क्या बोला मेरे राजे, कि अगर एक कंज्यूमर को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि भाई एजुकेशन की क्या क्वालिटी, हेल्थ सेक्टर की क्या क्वालिटी, या क्या खर्चा होना चाहिए, इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उनका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना, सीधी सी बात है। इसलिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इसलिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है जी, चल जी, एंड द लास्ट क्या है, बेसिक एजुकेशन and healthcare is considered as the right of the citizen. The government need to make the provision for free of cost education and health services at least for the backward section of the society. क्या बोला जा रहा है कि जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक शिक्षा और हेल्थ केयर फैसिलिटी हर नागरिक का अधिकार है, वो उनका राइट है ना जी। इसलिए जो गवर्नमेंट को जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ये सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पेशली जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड लोग हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उनको स्पेशली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि हर नागरिक का, हर सिटीजन का जो है एक बेसिक एजुकेशन पे और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे क्या है, अधिकार है। तो भाई बात करें कि क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, तो अब इन शॉर्ट में आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। एक तो इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा है इसके अंदर। अगर प्राइवेट इन्वेस्टर खर्चा करते हैं तो उसका मेन पर्पज उसको रिकवर करना है, प्रॉफिट कमाना उसका ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर देता है, जो कि गरीब लोग, हमारे भारत में जो गरीब लोग है उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और ना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कंज्यूमर्स है उनको नहीं पता कि एक एजुकेशन की, एक हेल्थ की क्या क्वालिटी और कितना कॉस्ट होना चाहिए। इस वजह से जो एक प्राइवेट इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन करता है। और जो बेसिक शिक्षा और जो हेल्थ है वो हर एक नागरिक का अधिकार है, इसलिए सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए, एक फ्री में उनको ये फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पेशली जो गरीब लोग हैं और जो बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं उनको ये फैसिलिटीज जो है उनको फ्री में, मुफ्त में देनी चाहिए। चल जी, अब अगला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीयूटी के प्रोस्पेक्टिव से, ध्यान समझिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट याद रखना आ जाता है कि कब आया था, आपको पता होना चाहिए कब आया था, 2009 में आया था। आ सकता है आपके एग्जाम में सीयूटी की कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, तो पता होना चाहिए वो कब आया था, 2009 में। और इसके अंदर था क्या, तो ये भी पता होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी किसको, सारे के सारे बच्चों को, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। क्या बोला जा रहा है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है मुफ्त में यानी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। ये था राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो सरकार का मुद्दा ये था कि हर बच्चा जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, प्लस उनके लिए कंपल्सरी है कि एटलीस्ट आपको यहां तक तो पढ़ाई करनी ही करनी है। यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई है। ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब आया था, 2009 में आया था। अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, तापस मजुमदार कमेटी के, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है ये और एक ये वाला टॉपिक, तीनों ही टॉपिक आपके सीयूटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ईयर्स वगैरह जरूर याद रख लेना। चल जी, तो तापस मजुमदार कमेटी के, ध्यान समझिए, ये जो कमेटी है वो किसके द्वारा अपॉइंट करी गई थी, याद रखना, ये जो कमेटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करी गई थी। और कब अपॉइंट करी गई थी, 1999 में जो है मेरे बच्चे अपॉइंट करी गई थी। ये जो कमेटी है इसने क्या एस्टिमेट किया था, क्या एस्टिमेट किया, ये कमेटी ने एस्टिमेट किया था दैट द गवर्नमेंट वुड नीड टू इंकर एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीस 1.37 लाख करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। इसने क्या बोला, इस कमेटी ने क्या एस्टिमेट किया था कि हमारे देश की सरकार को कम से कम इतना खर्चा करना पड़ेगा। कितना खर्चा,
कम से कम 1.37 लाख करोड़ जो है खर्चा करना पड़ेगा आगे आने वाले 10 सालों के अंदर। ये खर्चा करना पड़ेगा, यानी अगर 1998 से लेके 2007 तक की बात करी जाए तो यानी आगे आने वाले 10 सालों के अंदर जो है हमारे देश की सरकार को कम से कम इतना खर्चा करना पड़ेगा। क्यों खर्चा करना पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट चाहती है टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द एजुकेशन कवर। अगर देश की सरकार ये चाहती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, तो गवर्नमेंट को आगे आने वाले 10 सालों के अंदर इतना खर्चा करना पड़ेगा। और किया होगा तभी तो ये 2007 तक किया होगा, तभी तो 2009 में जो है गवर्नमेंट एक्ट ले आई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। सो आई रिपीट माई सेल्फ, तापस मंजूमदार कमेटी किसके द्वारा अपॉइंट करी गई थी? गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करी गई थी। कब अपॉइंट करी गई थी? 1999 में अपॉइंट करी गई थी। ये कमेटी ने क्या एस्टिमेट किया कि गवर्नमेंट को कम से कम इतना खर्चा करना पड़ेगा आगे आने वाले 10 सालों के अंदर। क्यों? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रोवाइड करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम इतना खर्चा तो करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है तो कितने सारे स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, गांवों में, शहरों में, कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितने टीचर्स को अपॉइंट करने पड़ेंगे, राइट? समझ पा रहे हो? तो इतना खर्चा तो करना पड़ेगा आगे आने वाले 10 सालों के अंदर, अगर गवर्नमेंट चाहती है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और किया भी होगा, तभी जो है 2009 में जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड भी करी जा रही है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, जो अगला टॉपिक है वो ध्यान से पढ़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीयूटी के लिए। एजुकेशन कमीशन क्या है? 1964 से 1966 के बीच में जो है एक कमीशन आया था, याद रखिएगा, ईयर याद रख लेना, 1964 से 1966 तक, है ना। चलिए अब बात करते हैं मेरे बच्चे, एजुकेशन कमीशन है क्या? तो एजुकेशन कमीशन जो है बेसिकली उसने क्या रिकमेंड किया था? एजुकेशन कमीशन ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था कि अगर गवर्नमेंट एक नोटिसेबल ग्रोथ लेके आना चाहती है एजुकेशन सेक्टर में, अगर एक गवर्नमेंट एक नोटिसेबल ग्रोथ लेके आना चाहती है एजुकेशन सेक्टर में, तो हमारे देश की सरकार को कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो मैं बात करती हूँ, तो हमारे देश की सरकार को कितना खर्चा करना पड़ेगा? जितनी भी हमारे देश की जीडीपी है, जितनी भी हमारे देश की जीडीपी है, उसका कम से कम 6% जो है उसको जो है खर्चा करना पड़ेगा। कम से कम 6% जो है उसको खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन सेक्टर पे, एजुकेशन पर, ठीक है जी। अगर एक हमारे देश की सरकार जो है एक नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है, तो वही बात करिए। सो एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को? दैट टू मेक अ नोटिसेबल ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट। अगर हमारे देश की सरकार एक नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है एजुकेशन सेक्टर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट को स्पेंड करने पड़ेंगे कितने? अराउंड 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, यानी जितनी भी देश की जीडीपी उसको कम से कम 6% जो है एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, अगर हमारे देश की सरकार जो है एक नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है। लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च किया? एक्चुअल की बात करें, एक्चुअल हमारे देश की सरकार कितना खर्च कर रही है, तो हमारे देश की सरकार कितना खर्च कर रही है? जितना भी हमारे देश की जीडीपी है उसका बस 4 या मुश्किल से 4.5%, मतलब 4 और 4.5% या मैक्सिमम 5 ले लेते हैं, 4-4.5% ही वो जो है एजुकेशन पे जो है खर्च रही है। क्या बोला था कि कम से कम 6% खर्चना पड़ेगा अगर एक नोटिसेबल ग्रोथ लेके आना चाहती है, बट एक्चुअल में कितना खर्च कर रही है हमारे देश की सरकार? हमारे देश की जीडीपी का 4-4.5% जो है सिर्फ खर्च कर रही है। और इसी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने डिजायर थी कि हम जो अचीवमेंट लेके आना चाहते थे एजुकेशन सेक्टर में और जो एक्चुअल में जो अचीवमेंट आ रही है उनके बीच में इतना ज्यादा गैप है। डिजायर थी कि ये लेके आना है, बट एक्चुअल में जो अचीवमेंट हो रही है एजुकेशन सेक्टर में, जो ग्रोथ देखी जा रही है, वो क्या आ रही है? कम आ रही है। तो वही हमने बात करी, बट एक्चुअल में वो गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लिटिल ओवर 4% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। देख पा रहे हो कि कितना स्पेंड कर रही है? लगभग लिटिल ओवर, मतलब 4-4.5% ही सिर्फ जो है जीडीपी का खर्च कर रही है एजुकेशन में। और यही कारण है कि गैप आ रहा है किसके बीच में? व्हाट इज डिजायर्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली अचीव। जो सोचा था, जो डिजायर था, जो चाहते थे अचीवमेंट एजुकेशन सेक्टर में, और जो एक्चुअल में जो अचीव किया, उसके बीच में जो है गैप है। तो वही बात करें, तो इन्होंने ये रिकमेंड किया कि भाई जितने भी देश की जीडीपी है उसका कम से कम 6% जो है खर्चा करना पड़ेगा अगर एक नोटिसेबल ग्रोथ लेके आना चाहती है। बट एक्चुअल में हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? बहुत कम खर्च रही है, 4-4.5% मुश्किल से खर्च रही है। और यही कारण है कि जो डिजायर था और जो एक्चुअल में अचीव हुआ वो क्या है? कम है, उनके बीच में एक गैप है। चल जी अब आगे बात करते हैं एजुकेशनल फाइनेंस, हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच। हमारे देश में कौन फाइनेंस करते हैं, कौन एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं? हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, कि हमारे देश में कौन खर्च कर रहा है, हाउ मच, और कितना खर्च कर। क्या बोला जा रहा है कि हमारे देश में एजुकेशन पे कौन खर्चा कर रहा है और कितना खर्चा कर रहा है। आई गेस आपको एक बॉक्स में मिल जाएगा,
ठीक है जी। तो फटाफट से देख लीजिए सबसे पहला पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जा रही। अ स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बिटवीन 10 to 30% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट। क्या बोला जा रहा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है आपको पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट होगी, यूपी की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, है ना, समझ पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की क्या रहती है, गवर्नमेंट रहती है, राइट। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वही मोदी सरकार, भाजपा सरकार, जिसके अंदर सारी की सारी स्टेट्स आती है, जिसके अंदर सारी स्टेट्स आती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सारी स्टेट्स आती है, यूपी बिहार सॉरी यूपी, यूपी भी आ जाएगा, पंजाब भी आ जाएगा, हरियाणा भी आ जाएगा, सारी स्टेट्स इसके अंदर आ जाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट की यहाँ पे बात करी जा रही है, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोला है, द स्टेट गवर्नमेंट जो है कितना खर्च रही है, 10 to 30% ऑफ द टोटल एनुअल बजट, कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट का बजट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी उसका टोटल बजट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है एजुकेशन पे, 10 से लेके 30% तक जो भी है खर्च कर रही है। किस पे खर्च रही है, एजुकेशन पे खर्च रही है। किस पे खर्च रही है, एजुकेशन में। तो जो भी उसका टोटल बजट है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी टोटल बजट है, उसका 10 से 30% जो है वो एजुकेशन पे क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। तो वही बोला है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो 10 से 30% खर्चा कर रही है ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट, कि जो भी उनका बजट है उसका 10 से 30% जो है वो एजुकेशन पे खर्चा कर रही है। अब आगे देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का बजट है कितना, बात करते हैं कि उसका बजट कितना, कितना बजट है। स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट ऑफ इंडिया। जो भी हमारे देश का, पूरे देश का जो बजट है एजुकेशन का, जो भी पूरे देश का एजुकेशन पे बजट है, यानी जो सेंट्रल का बजट है, जो सेंट्रल लेवल का जो बजट है एजुकेशन का, क्या बोला बोला जा रहा है, ध्यान समझिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट कितना है, अमाउंट टू अप्रोक्सीमेट 74% ऑफ टोटल एजुकेशन बजट फॉर इंडिया, यानी जो हमारे भारत का टोटल बजट है एजुकेशन पर, जो भी टोटल एजुकेशन का बजट है उसका जो 74% है, जिसका उसका 74% जो है वो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का बजट रहता है, वो क्या रहता है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का बजट रहता है। और जितना बजट है उसका वो 10 से 30% जो है वो एजुकेशन पे क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है, सिंपल सी बात है, यहां तक सबको क्लियर है कि हमारे देश की मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना खर्चा कर रही है, जितना भी टोटल बजट है उनका उसका 10 से 30% खर्चा कर रही है। अब बात करते हैं कि उनका टोटल बजट है कितना, तो जितना भी एक सेंट्रल लेवल का एजुकेशन का बजट है, एजुकेशन पे खर्च करने का बजट है, उसका 74% जो है एक स्टेट गवर्नमेंट का क्या बजट रहता है, उसका जो है 10 से 30% जो है वो एजुकेशन पे क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, 45,000 करोड़ जो है एनुअली खर्चा कर रही है, जो कि क्या है, नियरली 3% ऑफ द टोटल एनुअल बजट। क्या बात करी जा रही है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल बजट, जितना भी बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है ना, भाजपा सरकार जो मेन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उसका जो है 3% जो है, उसका 3% जो कितना होता है, लगभग 45,000 करोड़ होता है एनुअली के हिसाब से बात करूं, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बजट है उसका जो 3% जो है, जो कि 45,000 करोड़ होता है, जो 45,000 करोड़ जो है वो हर साल जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रही है एजुकेशन पर। यहां तक क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो देख लीजिए, आप इधर उधर करके आप देख भी सकते हो कि टोटल कितना बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जो 3% है, जो कि क्या बनता है, 45,000 करोड़ बनता है, वो जो है वो खर्च रही है, किस पे खर्च रही है, एजुकेशन पर खर्च रही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन कितना कितना खर्च रहा है, कि हमारे देश की गवर्नमेंट कितना खर्च रही है, पेरेंट्स के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, ट्रस्टीज के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, डोनेशन के थ्रू कितना पैसा आ रहा है एजुकेशन पर, ये सारी चीजें अब हम बात करने वाले। मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ लेना है तो ले सकते हो, मैं एक बार इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है जी। अब ध्यान समझिए, अब आगे क्या बात करी जा रही है, ध्यान से समझना। टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें स्टेट और दोनों सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट आती है, 80 to 90%। क्या बात करी जा रही है कि जितना भी हमारे देश में एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, हमारे देश की गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, दोनों गवर्नमेंट आ रही है इसमें, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी और सेंट्रल लेवल की भी गवर्नमेंट भी, दोनों आ रही है इसके अंदर, तो वो कितना खर्चा कर रही है, 80 to 90% जो मेजर खर्चा एक्सपेंडिचर, जो मेजर खर्चा है एजुकेशन पर, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 80 से 90% किसके द्वारा खर्चा किया जा रहा है एजुकेशन पे, वो गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जा रहा है। अब बाकी बात करते हैं, पेरेंट्स कितना खर्चा करें बाय वे ऑफ फीस के थ्रू, वो कितना खर्चा करें, बच्चों की जो फीस पे करते हैं ना, वो कितना खर्चा करें, वो लगभग 4 से 5% जो है वो खर्चा कर रहे हैं, यानी जितनी उनकी
इनकम है उसका वो 4 से 5% जो है एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, जो ट्रस्टीज वगैरह है जैसे कि एनजीओ वगैरह जिसके अंदर आती है, वो कितना खर्चा कर रही है, 7% जो है वो खर्चा कर रही है। एंड द लास्ट है एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स का मतलब है जो डोनेशंस के थ्रू पैसा आ रहा है उसका कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, वो 3% उसका इस्तेमाल किया जा रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए। एंडोमेंट मतलब डोनेशन, बहुत सारे लोग डोनेट भी करते हैं। अगर आपने वो हिंदी मीडियम मूवी देखी होगी तो लास्ट में आएगा वो इमरान खान थे ना, वो इमरान खान ना, तो इमरान खान ने अगर आपने देखा होगा लास्ट में डोनेट किया था है ना गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि अच्छे टीचर्स आए, बच्चों को अच्छे डेस्क मिले, अच्छे बच्चों को किताबें मिले, एक अच्छा माहौल मिले, वहां पे पेंट वगैरह करवाया है ना, सब कुछ हुआ। ठीक है, तो डोनेशंस भी करते हैं बहुत लोग, जो लोग जिनके पास अच्छा पैसा है वो लोग डोनेट करते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा वगैरह मिल सके। तो वही सब बात है। तो अगर हम बात करें तो टोटल जितना भी खर्चा किया जा रहा है एजुकेशन पर, जितना भी, उसमें से गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, दोनों प्रकार की गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बात करी जा रही है, वो लगभग 80 से 90% जो है वो खर्च रही है। ठीक है जी। पेरेंट्स कितना खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पर, ठीक है जी, तो लगभग 4 से 5% जो है पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी। एनजीओ के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, प्राइवेट ट्रस्ट मतलब एनजीओ के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, तो लगभग 7% जो है एनजीओ के द्वारा खर्चा किया जा रहा है। और बाकी जो डोनेशंस के थ्रू कितना खर्चा किया जा रहा है, लगभग 3% जो है डोनेशंस के थ्रू जो है मेरे बच्चे खर्चा किया जा रहा है। तो इस तरीके से खर्चा किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो मेजोरिटी ऑफ खर्चा किसके द्वारा किया जा रहा है, वो देश की गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया जा रहा है एजुकेशन पर, है ना। तो वही बात करे जा रहे हैं। तो हमने लास्ट में क्या कंक्लूड कर पा रहे, क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे, द बल्क ऑफ स्पेंडिंग इज डन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो मेजर खर्चा किया जा रहा है एजुकेशन पर, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो है मेजर खर्चा किया जा रहा है, जो कि हम देख पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो ये हमने अच्छा से टॉपिक कर लिया। अब ये टॉपिक तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एग्जाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एग्जाम। मत छोड़ के जाना, शायद आपको एक छोटा से बॉक्स में मिल जाएगा, वो छोटे छोटे बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन चीजों को मत छोड़ के जाएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए, अब हम कुछ क्या बात करने वाले, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है एजुकेशन सेक्टर। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हमारे देश की जो सरकार है वो एजुकेशन सेक्टर को क्या करती है, रेगुलेट करती है, एजुकेशन सेक्टर को क्या करती है, अच्छे से चला पाती है, अच्छे से स्मूथली चला पाती है। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू जो है हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर पाती है, एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट कर पाती है। तो बहुत सारी हम बात कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे एनसीईआरटी। ठीक है जी, ये तो आपने सुना होगा, एनसीईआरटी की किताबें आप खरीदते हो 12वीं कक्षा तक, है ना, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह, तो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहती है ना ये टेक्स्ट बुक, है ना। तो एनसीईआरटी की सबसे पहले फुल फॉर्म, एक तो सबकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाती है। एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट फुल फॉर्म मतलब सबसे सही फुल फॉर्म कौन सी है। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, आपको 2 फुल फॉर्म ठीक लग रही होती है, ये भी ठीक, मतलब मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, तो फुल फॉर्म्स अच्छे से करके जाएगा। तो एनसीईआरटी क्या फुल फॉर्म है, नेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल, सी का मतलब होता है काउंसिल, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक बार देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है जी। अब हमें पता है एनसीईआरटी हमने सुना ही किससे रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या क्या करती है, ये टेक्स्ट बुक को डिजाइन करती है बच्चों के लिए, है ना। और कौन से तक के बच्चों के लिए, 12th क्लास तक के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताबें होती है। तो वही है मेरे बच्चे। सो ये क्या है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या, इट इज बेसिकली एंगेज इन डिजाइनिंग द टेक्स्ट मटेरियल। ये बेसिकली आपके टेक्स्ट मटेरियल को डिजाइन करती है, टेक्स्ट बुक्स को डिजाइन करती है अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब अप टू 12th क्लास तक के बच्चों के लिए क्या करती है, ये टेक्स्ट बुक्स को, टेक्स्ट मटेरियल को क्या करती है, डिजाइन करती है, आपको बताइए। नेक्स्ट है मेरे बच्चे यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये क्या है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है, आपको साफ दिख रहा होगा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ना। हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या बहुत सारी जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, हमें पता है बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है हमारे देश में, है ना।
हमारे देश में। तो यूजीसी का काम क्या है? यूजीसी का काम है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज, जितने भी कॉलेजेस है, उनको क्या प्रोवाइड करना, उनका सिलेबस डिसाइड करती है। सबसे पहली चीज ये उनका सिलेबस डिसाइड करती है, जो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को, सारे के सारे कॉलेजेस को फॉलो करना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस होगा, सेकंड ईयर का क्या सिलेबस होगा, थर्ड ईयर का क्या सिलेबस होगा। जैसे कि बीकॉम की बात करूं मैं, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस, बीकॉम सेकंड ईयर का, बीकॉम थर्ड ईयर का, या बीए फर्स्ट ईयर का क्या, बीए सेकंड ईयर का, बीए थर्ड ईयर, यानी सिलेबस डिसाइड करती है, जो सारी की सारी यूनिवर्सिटी, सारे के सारे कॉलेजेस को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, ये जो यूजीसी है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जो सारी की सारी यूनिवर्सिटी, सारे के सारे कॉलेजेस को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तीसरा, ये यूजीसी क्या करते हैं, फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। फंडिंग मतलब पैसा भी प्रोवाइड करती है ना, यूनिवर्सिटीज को फंडिंग्स और कॉलेजेस वगैरह को फंडिंग भी प्रोवाइड करती है, ताकि यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस वगैरह है वो क्या कर सके, स्मूथली चल पाए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, मतलब स्मूथली वो क्या कर पाए, रन कर पाए। ठीक है जी। तो ये क्या है, यूजीसी का काम है। सो यूजीसी का काम क्या है? इट इज प्राइमरली द फंडिंग अथॉरिटी फॉर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो बेसिकली यूजीसी क्या करती है, फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह को जो है फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, ताकि यूनिवर्सिटी स्मूथली चल पाए। इट ऑल्सो एनफोर्सेस, मतलब बनाती है, क्या बनाती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज से रिलेटेड जो एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को, मतलब हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जो उनको यूनिवर्सिटीज वगैरह को जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। चल जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देख लीजिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए टेक्निकल, टेक्निकल आपको साफ दिख रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना। टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब वो आपका इंजीनियरिंग वाला कॉलेज है ना, वो आपका वो वाला आपका इंजीनियरिंग वाला कॉलेज ना, समझ रहे हैं आप, समझ गए होगे, इंजीनियरिंग वाले कॉलेज हो गए वो टेक्निकल, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो इंजीनियरिंग, वो बीटेक वाले, और बीटेक वाले है ना, बीटेक वाले कॉलेजेस हैं। तो ये क्या है, ये जो आपका AICTE है, उसका क्या काम है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जितने भी बीटेक वाले जो कॉलेजेस है ना, उनको क्या प्रोवाइड करती है, उनका सिलेबस डिसाइड करती है। पहला तो कि सिलेबस डिसाइड करती है कि वो बीटेक वाले कॉलेज का क्या सिलेबस होगा, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, उनका सिलेबस क्या होगा, जो बीटेक वाले कॉलेजेस को क्या करना पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा, उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है जी, ताकि वो कॉलेज स्मूथली चल पाए। तीसरा, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जो कि वो बीटेक वाले कॉलेज को क्या करना पड़ता है, फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो यही उसका काम है। तो ये क्या करती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है रिगार्डिंग द टेक्निकल या फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन, मतलब वही बीटेक वाले एजुकेशन, बीटेक वाले कॉलेजेस के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जो उनको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ICMR, फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। देख लीजिए इंडियन, ठीक है जी, देखो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये मेडिकल, मेडिकल वर्ड्स आपको साफ दिख रहा होगा, वो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड, वो हेल्थ सेक्टर है ना, हेल्थ सेक्टर, वो MBBS वाले जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं, समझ। तो ये आपका जो है ICMR का क्या काम है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, जितने भी वो MBBS वाले जो मेडिकल, वो हेल्थ सेक्टर है, जो भी है मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, उनसे रिलेटेड ही क्या करती है, एक तो सिलेबस डिसाइड करती है, वही सेम चीज कि MBBS फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस होगा, सेकंड थर्ड, मतलब सिलेबस डिसाइड करती है। दूसरा, रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जो सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा, उनको भी फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती है, ताकि जो वो कॉलेजेस जो है वो स्मूथली वगैरह चल पाए। तो यही उसका काम है। सो बेसिकली बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन, है ना, कि वो MBBS जो कॉलेज है उनके एजुकेशन से रिलेटेड। रिसर्च, आपको पता है इन कॉलेजेस में कितनी रिसर्च होती है, दवाइयों से रिलेटेड कितनी रिसर्च होती है, कि क्या सोल्ट डलेगा इस दवाई में, है ना, समझ लो। तो वही एजुकेशन से रिलेटेड, कि रिसर्च से रिलेटेड इन दी हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर मतलब जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जो कि सारे के सारे जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह उनको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड ऑफ हेल्थ सेक्टर, मतलब कि जो भी हेल्थ सेक्टर, मतलब जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, उनके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जो कि उनको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये प्लीज कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। NCERT से याद रखना कि ये क्या करती है, टेक्स्ट बुक को डिजाइन करती है। दूसरा, UGC यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, याद रखना, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कॉलेज की पढ़ाई से रिलेटेड होता है, फंडिंग वगैरह, रूल्स रेगुलेशन वगैरह, ये याद रखना। AICTE टेक्निकल, टेक्निकल याद रखना है, वो इंजीनियरिंग बीटेक वाले कॉलेजेस हो गए आपके। और मेडिकल ICMR, फुल फॉर्म एक तो सबकी याद होनी चाहिए, मेडिकल मतलब वो याद रखना, वो MBBS वाले कॉलेज, वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है जी, चल जी, अब आगे चलते हैं। बस लास्ट टॉपिक है और आपका चैप्टर जो है बढ़िया तरीके से समाप्त हो चुका है। उसके बाद बस हम फटाफट से आपके MCQs पे आएंगे और चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। चल जी, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, कि आज हमारे देश में एजुकेशन स्टिल
चैलेंजिंग प्रोपोजिशन का मतलब कि आज भी जो एजुकेशन है वो एक चैलेंजिंग है हमारे देश के लिए। आज भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हम देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। किस वजह से? मे बी गरीबी है, इस वजह से बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। अरे क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे मान तुम लोग गरीब हो तो गवर्नमेंट स्कूल है ना यार, वहां पे पढ़ाओ, लेकिन नहीं पढ़ा रहे क्योंकि उनको पता क्या, वो खुद तो काम पे जाते हैं और अपने बच्चों को भी ले जाते हैं। उनको लगता है 1000-2000 पे कमा लेगा। अरे 1000-2000 के चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? पढ़ाओ लिखाओ, जरूरी है एजुकेशन। पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही स्किल्स बढ़ेंगी, नॉलेज आएगी। पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी जगह नौकरी करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो खुद की गरीबी नहीं पूरे खानदान की गरीबी निकलेगी यार। पूरे खानदान की गरीबी को मिटाएंगे वो। खुद पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा कमाएंगे तो खुद की गरीबी तो मिटाएंगे, पूरे खानदान की गरीबी, पूरे परिवार की गरीबी मिटती है ना। अब अपने माँ बाप को वो काम करना देंगे, समझ रहे हो? तो वही है आज भी, लेकिन हमारे देश में बहुत ही ज्यादा जो है ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं रहे, एजुकेटेड नहीं है। बहुत सारे गरीब जो लोग हैं, पुअर पीपल जो है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे एजुकेशन, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। उनको गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कितने सारी चीजें हैं यार आजकल, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, है ना, वहां पे उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहे, जो हमने यहाँ पे बात करी। चल नेक्स्ट, इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन। इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। हमारे देश का जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज्यादा पुअर है, क्योंकि सिर्फ ध्यान ही किसमें, थियोरटिकल नॉलेज में ध्यान है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं देते भाई। थ्योरी सिर्फ रट्टाफिकेशन इसी चीजों में, प्रैक्टिकली उनको नहीं पता कि इसको कैसे अप्लाई करना है। जो साइंस में ही सब पढ़ लेते हैं, मैथ्स में पढ़ लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इसको प्रैक्टिकली उनको कैसे अप्लाई करना है, उनको नहीं आता। अब कॉमर्स के बच्चे की बात करूं तो भाई वो क्या है, भाई वो बिजनेस स्टडी पढ़ लेता, अकाउंटेंसी पढ़ लेता, बट उसको नहीं पता उसको कैसे रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना है। समझ पा रहे हो? अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, या जो भी आप मैथ्स की बात करूं, साइंस की बात करूं, आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको रियलिटी में इसको कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली आपको नहीं पता। सिर्फ वही थियोरटिकल नॉलेज पे ज्ञान है, प्रैक्टिकली उनको नॉलेज नहीं दी जा रही है। सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गए आज के कॉलेजेस। आपको पता है उनको भी डिग्री देने से मतलब और पैसा कमाने से, और बच्चों को भी सिर्फ डिग्री लेने से मतलब है। सारा साल कॉलेज नहीं गए, अटेंडेंस के नाम पे तुम कॉलेज जाते हो कि ठीक है पेपर दे पाओ, सिर्फ उतना ही। पेपर में तुम पढ़ते नहीं हो, चीटिंग पे तुम पास होते हैं, पॉइंटों पे तुम पास हो रहे हो। अरे भाई क्या तुम्हारे नॉलेज बढ़ रही है, क्या तुम्हारी स्किल्स बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। वही बात करें कि आज के जो कॉलेजेस है वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो गए हैं, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। ये नहीं कि जॉब दे, बल्कि उनका पर्पस, उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हर बच्चे के हाथ में नौकरी हो, कि जो भी उनके कॉलेज से बच्चा निकल के जा रहा है उसके हर बच्चे के हाथ में नौकरी हो। तो भाई इतनी सारी कंपनीज बुलाओ अपने कॉलेज में कि लास्ट ईयर हर बच्चे के हाथ में डिग्री तो हो ही हो, प्लस उसके साथ साथ उसके हाथ में एक नौकरी भी हो। लेकिन नहीं है, जॉब ओरिएंटेड तो है ही नहीं, बस डिग्री देने से मतलब और पैसा कमाने से। तो वही है कि एजुकेशन सेक्टर आज हमारे देश में बहुत ही ज्यादा क्या है, बुरा है। ठीक है, जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा होती है। आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है ना। लड़कों को पढ़ा दिया जाता है, अरे लड़कों के पढ़ाई के लिए तो उनको दूसरे शहर क्या विदेश तक भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों की जब बात आती है फिर अरे ये क्या करेंगी पढ़ लिख के, अरे इनकी तो ब्याह कर देना, इनकी शादी हो जानी है ना, ये इनका काम क्या है, यही झाड़ू पोछे बर्तन है ना, ये क्या करेंगी पढ़ लिख के, इन्होंने परिवार सामना है, इन्होंने क्या करना है ना। उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता कि ये क्या करेंगी, इन्होंने तो घर ही संभालना है, ये क्या कर लेंगे पढ़ लिख कर। तो ये प्रॉब्लम है, आज भी बहुत ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर बायसनेस है। लड़कों को पढ़ा दिया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, लो रूरल एक्सेस लेवल, कि आज भी हमारे देश में कितने गांव हैं जहां पे अच्छे स्कूल्स नहीं, कितने गांव हैं जहां स्कूल्स ही नहीं है। अच्छे स्कूल तो छोड़ो, कितने गांव है जहां पे स्कूल्स ही नहीं है, और स्कूल है तो वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में स्कूल नहीं है ना। आपने देखा ही होगा, आप आजकल इंस्टाग्राम वाले वैसे बच्चे हो, आपने देखा होगा गांवों में जो स्कूल्स हैं वहां की टीचर्स को ही नहीं आता होता पढ़ाना, कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, कोई बेंच नहीं है प्रॉपर, है ना, कोई अच्छी स्मार्ट क्लासेस नहीं है, कोई अच्छे लैब फैसिलिटीज नहीं है, कितनी सारी दिक्कतें होती है। वही हमने बात करी है कि आज हमारे देश में जो गांवों की बात करें तो गांवों में या तो स्कूल्स हैं नहीं, या अगर स्कूल्स भी हैं तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है।
हैं, जहाँ पे उनको एक अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है वहाँ पे लोगों को, ठीक है, और इसी वजह से वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं वहाँ के बच्चे, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे प्राइवेटाइजेशन, कि भाई आजकल प्राइवेटाइजेशन आ गया, प्राइवेट स्कूल बहुत खुल गए। अब प्राइवेट स्कूल खुल गए तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव है तो अमीर बच्चा तो अफोर्ड कर लेता है ना, लेकिन गरीब बच्चा तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता, है ना। अब गरीब बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इस वजह से अब होता क्या है, देखो, अब अमीर बच्चा अफोर्ड कर लेता है, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, खट पट 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 इंग्लिश बोलता है ना, एकदम फट 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 इंग्लिश बोलता है ना, अच्छी जगह नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमाता है और अमीर हो जाता है। लेकिन गरीब बच्चे की बात करें तो वो आज वहीं बैठा हुआ है ना, वो उसको उसको कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाता, कंपटीशन उसके साथ कर ही नहीं पाता, मानते हो, उसको इंग्लिश उसके साथ बोलना वो उसको नहीं, वो बहुत पीछे रह गया उससे, है ना, उसके साथ कंपटीशन ही नहीं कर पा रहा, समझ पा रहे हो। और इस वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी आती है। क्यों इनइक्वालिटी आती है? क्योंकि अमीर बच्चा तो अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड कर लेता है ना, और अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा कमा लेता है, लेकिन गरीब बच्चा अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता, और इस वजह से हमारे देश में क्या आती है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी आती है। अब अमीर बच्चा कितनी नॉलेज मिल जाती है, उसका अपना फ्यूचर सेटल्ड कर लेता है, लेकिन गरीब बच्चा तो उसको कंपटीशन ही नहीं दे पाता, कितना पीछे रह जाता उससे, है ना, समझ पा रहे हो आप कंसेप्ट समझ पा रहे होगे। और इसी की वजह से इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर आप लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब प्राइवेट स्कूल्स खुल गए तो बहुत ज्यादा महंगी होगी, बहुत एक्सपेंसिव होगी एजुकेशन, तो अमीर जो रिच पर्सन है वो तो अफोर्ड कर लेता है, रिच स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर लेता है, लेकिन गरीब बच्चा उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता, उसको वो कॉम्पिटिशन ही नहीं दे पाता, और इस वजह से जो है वो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हमारे देश में अराइज हो जाती है। बस आप इतना कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, यानी हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ही कम खर्चा कर रही है। अब एजुकेशन कमीशन ने क्या बोला था, फटाफट से मुझे बताना। एजुकेशन कमीशन ने बोला था कि जितनी भी जीडीपी है उसका कम से कम 6% खर्चा करना पड़ेगा हमारे देश की गवर्नमेंट को, अगर वो नोटिसेबल ग्रोथ लेके आना चाहती है। लेकिन हमारे देश की सरकार कितना खर्चा कर रही है, मुश्किल से 4-4.5% खर्चा कर रही है। और यही कारण है कि जो हमारे डिजायर्ड थी, कि जो डिजायर्ड हम ग्रोथ देख रहे थे और जो एक्चुअल में जो ग्रोथ अचीव हो रही है उसके बीच में इतना ज्यादा गैप है। तो वही हमने यहाँ पे बात करी है मेरे बच्चे, यहीं पे आप दोबारा से देख लीजिए कि गवर्नमेंट जो है हमारी देश की बहुत खर्चा कम कर रही है। एजुकेशन कमीशन ने ये बोला था कि उसको कम से कम जीडीपी का 6% जो है खर्चा करना पड़ेगा अगर वो एक नोटिसेबल ग्रोथ लेके आना चाहती है। बट एक्चुअल में जो खर्चा कर रही है वो कितना कर रही है, मुश्किल से 4-4.5% मुश्किल से खर्चा कर रही है ना, मुश्किल से 4-4.5% खर्चा कर रही है एजुकेशन पे। और यही कारण है जो डिजायर थी और जो एक्चुअल में ग्रोथ हम देख पा रहे हैं उसके बीच में इतना ज्यादा क्या है, गैप आ रहा है। ठीक है जी, चलिए जी, फटाफट से चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अब फटाफट से क्वेश्चंस देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट ऑन स्किल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ द पीपल इन अ नेशन इज रेफर टू एज। देखो भाई यही ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या आएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, कि आप अपने स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी एक्सपर्टीज पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना, आपकी नॉलेज स्किल्स बढ़ेगी, लोगों की इंक्रीज होगी, तो ये ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए अगला, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर, बताइए भाई, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने आपको पहले बता दिया रिलेटेड है बट आइडेंटिकल नहीं है, यानी सेम नहीं है। चल जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन विच डिप्रिसिएशन कैन नॉट बी अवॉइडेड, बताइए भाई, बताइए, जिसमें डिप्रिसिएशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी जिसमें डिप्रिसिएशन लगता है, वो तो आपकी फिजिकल कैपिटल थी ना, फिजिकल कैपिटल में वो सारे इनपुट्स आते हैं जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे मशीनें होगी, बिल्डिंग वगैरह, मशीनें वगैरह होगी, है ना, तो ये क्या, ये तो डिप्रिशिएट होती है ना। इसका एग्जांपल हमने, लेट्स से मैं मशीन ले लेती हूँ, तो मशीन तो आपको पता है डिप्रिशिएट होती है, तो यानी डिप्रिसिएशन को यहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए जो है वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, ऑल क्लियर है। चल जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। चल जी, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ एडिशन, एडिशन का मतलब बढ़ जाना, किसका, स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल का बढ़ जाना, ओवर टाइम मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन ही थी, ये तो आपको पता ही है, यहां तक क्लियर है। चल जी, अगला,
मोस्ट फैमिली डिसाइडेड टू इंकर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जो अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कर रही है, चाहे उनको इसके लिए लोन लेना पड़े, बिल्कुल करती है वो क्यों खर्चा करती है? आज जरूर वो खर्चा कर रही है, लेकिन जब उनका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, तो वो खर्चा तो निकल ही जाएगा, है ना, सीधी सी बात। अच्छा पैसा कमाएगा तो वो लोन का अमाउंट तो वो इजिली उसको रिकवर कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो वही बात करें, तो देख लीजिए फटाफट से क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। एजुकेशन इज एवरीवन राइट, देयर इज नो अदर अल्टरनेट, रिटर्न फ्रॉम एजुकेशन आर ग्रेटर, और लास्ट क्या है आपका, बोथ ए एंड सी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, बिकॉज द रिटर्न फ्रॉम एजुकेशन जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर है। आज वो जरूर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल को जब उनका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी नौकरी अच्छा पैसा कमा लेगा, तो वो लोन का अमाउंट तो इजिली उनका रिकवर हो जाएगा, और पता नहीं कितना पैसा कमाएगा। तो ऑब्वियसली उसका ऑप्शन नंबर सी। अब लोग पता है बच्चे लेंगे ए और सी पे, है मैम ये तो चल ठीक है, ये भी तो ठीक है कि एजुकेशन तो हर बच्चे का अधिकार है, बट वो लोन से रिलेटेड नहीं है ना। हर बच्चे का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है एजुकेशन, बिल्कुल अधिकार है एजुकेशन। तो वो ये वाला पॉइंट वहां सूटेबल है कि क्यों गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन हर एक नागरिक का अधिकार है, वो यहाँ पे सूट करता है। लेकिन यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि फैमिलीज क्यों खर्चा कर रही है, क्यों फैमिली खर्चा करती है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, क्यों वो लोन वगैरह क्यों लेती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनको पता है कि आज वो जरूर खर्चा करे, लेकिन कल को जब उनका बच्चा स्टैंड हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अच्छी नौकरी अच्छा पैसा कमाएगा, तो उसको तो वो रिकवर कर लेंगे, है ना। बल्कि उससे एजुकेशन जो वो बच्चा इतना लायक हो जाएगा उनका कि ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत पैसा वो कमाएगा, यानी जो रिटर्न एजुकेशन पे वो बहुत ज्यादा क्या ग्रेट है। ऑप्शन सी मेरे बच्चे इसका करेक्ट आंसर है। चल जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एग्जिबिट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑब्वियसली वो माइग्रेशन में ही होता है ना, कि भाई बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिससे लोगों की स्किल नॉलेज वगैरह बढ़ती है, लेकिन इसलिए इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है रहने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जब लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए, तो ठीक है, मैं मान लो लेट्स से एक छोटे से शहर से मान लो मैं दिल्ली आई नौकरी के लिए, है नौकरी के लिए मैं मान लो दिल्ली आ गई, ठीक है, तो मुझे अच्छा पैसा तो मिल रहा है, मैं नौकरी कमा रही हूँ, मेरी स्किल्स भी बढ़ रही है, नॉलेज भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली मैं इधर से उधर आऊंगी तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, रहने का खर्चा भी होगा, है ना, सीधी सी बात है, वो भी तो होगा। तो भाई बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है जिससे लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है रहने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो ऑब्वियसली क्या एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन है। चल जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू क्या आएगा, efficient utilization of inputs, innovations in physical capital, increase in GDP growth, क्या आएगा जल्दी से बताइए, बताइए भाई। ह्यूमन कैपिटल क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू, क्या आएगा भाई इसका आंसर, ऑब्वियसली डी आएगा इसका आंसर, मानते हो। देखो सीधी सी बात है, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नॉलेज बढ़ेगी स्किल्स बढ़ेंगे तो अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे इनपुट्स, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह का, राइट, इनोवेशंस कर पाएंगे, जीडीपी ग्रोथ होगी, तो सब कुछ होगा। तो ऑल ऑफ दीज जो है मेरे बच्चे क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां तक ठीक है, चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन को रीड करिए फटाफट से, अगला क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो क्या प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन की है, बिल्कुल लो एकेडमिक स्टैंडर्ड भी है, राइजिंग पॉपुलेशन भी, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द फैक्ट दैट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताना है कि भाई ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नॉलेज बढ़ेगी स्किल्स बढ़ेंगी, ठीक है, तो इससे हमारे देश में क्या आएगी, ग्रोथ आएगी, और देश में क्या आएगी, डेवलपमेंट आएगी। तो ऑब्वियसली देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, इनोवेटिव स्किल्स, बताइए क्या आएगा इसका, फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से, पहले मुझे इसका आप आंसर बताइए फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। देखो भाई सीधी सी बात है, एक बात बताओ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जीडीपी बढ़ना, और जीडीपी कब बढ़ेगी, जब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, देश में इनोवेटिव स्किल्स बढ़ रहे हैं लोगों के, तो स्किल्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो देश में अपने आप ही क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। तो क्या बनता है भाई, ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसका जो है मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नॉन एज, इसको हम क्या कहते हैं, लिटरेसी बोलते हैं, एजुकेशन नहीं बोलते, उसको हम लिटरेट बोलते हैं, जो रीड और राइट कर पाते हैं। चल जी, ये क्वेश्चन को फटाफट से करिए, ये क्वेश्चन को फटाफट से करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो भाई हमें यहाँ पे बताना है कि हमने कब जाना कि ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे देश में स्किल्ड लोगों का होना, नॉलेजेबल लोगों का होना, एक्सपीरियंस लोगों का होना, एक्सपर्टीज लोगों का होना, स्पेशलाइज लोगों का होना, है ना, एजुकेटेड लोगों को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कब हमने रियलाइज किया, तो ये हमने बेटा 7th 5 ईयर प्लान में रियलाइज किया, ये आपके लिए नया होगा, प्लीज इसको कहीं पे लिख लीजिएगा।
प्लीज कहीं पर लिख लीजिएगा, ये आपको आपकी किताब में शायद मे बी आपने पढ़ा ना, नहीं पढ़ा हमने, लेकिन ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या है, बट ऐसा कुछ आ सकता है, कुछ अलग सा मुझे क्वेश्चन था तो ये मैंने आपको इसलिए करवा दिया। ठीक है, तो कब पता चला इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश की ग्रोथ के लिए। देखो सीधी सी बात है, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे लोग तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी तो देश में ग्रोथ आएगी। तो ये कब हमने रियलाइज किया, ये हमने 7th 5 ईयर प्लान में। 7th 5 ईयर प्लान का मतलब है हमें पता टोटल 12 प्लान आए, है ना। पहला प्लान आपका कब आया था, 1951 से 1956, है ना। तो ऐसे ऐसे करके 12 प्लान आया टोटल, है ना, 2012 से 2017 लास्ट वाला, है ना। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, है ना। तो ऐसे टोटल 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 जो है आपके 12 प्लान है। तो ये हमने कब रियलाइज किया, 5-5 साल के आपको पता है प्लान, तो ये हमने कब रियलाइज किया था, 7th 5 ईयर प्लान के अंदर जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। चल जी, द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर राइजेस। क्यों गवर्नमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि दी सेक्टर नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। इट इज डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अंडर द प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क। देखो भाई, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्ट करना प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क का मतलब है कि कम से कम प्राइस में ये एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, और इस वजह से बहुत ज्यादा प्राइजेस रखता है, ह्यूज प्राइजेस रखता है, राइट। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों ही आपका करेक्ट आंसर है, सी पे हम जाएंगे, सी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, पहली चीज तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ये दोनों सेक्टर में बहुत ज्यादा ह्यूज खर्चे की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, क्यों बहुत डिफिकल्ट क्या है प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट करना इसके अंदर, अंडर प्राइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क का मतलब है कि ऑब्वियसली अब देखो ये हमें पता है बेसिक है, एवरी सिटीजन का राइट है एजुकेशन और हेल्थ, है ना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट पे, क्या आप प्राइवेट सेक्टर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए तो मुश्किल है। प्राइवेट सेक्टर का तो ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है, तो वो बहुत महंगा करता है इसको ताकि अपने खर्चों को रिकवर कर पाए, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, है ना। तो ये ऑब्वियसली दोनों ही रीजन है, इसलिए गवर्नमेंट का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। इन द ईयर डैश द इंडियन गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री कर दिया था और कंपल्सरी कर दिया था फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। वो क्या था, 2009 के अंदर किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। चल जी, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, जल्दी से करिए भाई। क्या है, तापस सॉरी, राइट टू एजुकेशन, यूजीसी, हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन, बताइए जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। आपको क्या करना है, इसमें करेक्ट पेयर चूज करना है। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, 10 में नहीं आया था, ठीक है जी। अगला देखिए, अगला देखिए मेरे बच्चे, यूजीसी क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फंडिंग अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये तो ठीक ही लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। हायर एजुकेशन वही कॉलेज से रिलेटेड है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिक्लाइंड ओवर टाइम, ये क्या है, ये तो नहीं। एजुकेशन एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ये तो लिटरेसी होता है, लिटरेट होता है। सो बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये बी वाला ना, बी, हाँ बी, ये वाला बी सेकंड वाला, ये आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर। यहां तक ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक क्लियर आपका। चल जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज इन डिजाइनिंग टेक्स्ट मटेरियल। टेक्स्ट मटेरियल कौन डिजाइन करती है, वो एनसीईआरटी अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th क्लास तक, तो ये क्या आपका एनसीईआरटी। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन फॉर टेक्निकल, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज वाला है ना, वो बीटेक वाला है, वो इंजीनियरिंग वाला, ठीक है। भाई बताइए टेक्निकल वाला कहां पे है, ये रहा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका आ जाएगा सी, जो है ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब वो कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला, तो आपका क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या आ जाएगा भाई बच्चे, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए अगला, तापस मजूमदार कमेटी एजुकेशन कमीशन, ये आपको मैच द फॉलोइंग करने, अब जल्दी से मैच द फॉलोइंग करिए, हरिया मेरे बच्चे, मैच द फॉलोइंग करिए फटाफट से। देखिए भाई, तापस मजूमदार कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था कि कम से कम 10 साल में इतना खर्चा करना पड़ेगा, है ना। कितना खर्चा करना पड़ेगा, अगर वो चाह रही है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना, ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक है। आगे एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि उनको जीडीपी का कम से कम 6% खर्चा करना पड़ेगा अगर वो एक नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहती है। चलिए जी आगे, ग्रेजुएट यूथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए भाई, आज हमारे देश में जो ग्रेजुएट यूथ है, आज हमारे देश में जो पढ़े लिखे यूथ, मतलब
पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड जो युवा पीढ़ी है ना, वो पढ़ लिख कर भी क्या है बहुत ज्यादा बेरोजगार है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, पढ़ लिख गए हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाइयाँ करी हैं, इतना पढ़ लिख कर भी बहुत ज्यादा क्या है बेरोजगार है, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, और इस वजह से उनकी जो स्किल्स है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, उनकी जो नॉलेज है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। नेक्स्ट आईसीएमआर, बताइए भाई, मेडिकल वाला, ये मेडिकल वाला, ये ना हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, ये आपका हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, मेडिकल रिसर्च वाला था ना, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, तो आपका ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है ना मुझे, तो ए ही है ना, फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का क्या है आपका सेकंड, है ना, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए जो है आपका करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर वही आपका मेडिकल वाला था, मेडिकल वाला आपका कहाँ है, ये रहा आईसीएमआर, है ना, मेडिकल रिसर्च, है ना, आईसीएमआर जो है इसका करेक्ट आंसर है। चल जी नेक्स्ट, एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन इन द कंट्री ऑन द काउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे इलिटरेट लोग हैं, अच्छी एजुकेशन मतलब वही इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन, वही एकेडमिक स्टैंडर्ड वाला, जेंडर बायसनेस, तो सारे यहाँ ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, यहाँ तक ठीक है ना। चलिए आगे क्या भाई, आगे मेरे बच्चे आपके कुछ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए क्या, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीजेस द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सीधी सी बात है, सही बात है, अगर हम खर्चा कर, अच्छा रुको, हाँ, अगर हम अपनी हेल्थ पे खर्चा करेंगे तो भाई हम फिजिकली भी क्या बोले, इंक्रीजेज द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, तो भाई हेल्थ पे खर्चा करेंगे, अपने स्वास्थ्य पे खर्चा करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे और मेंटली भी जो है फिट रहेंगे, दिमाग का प्रयोग कर पाएंगे, अपने स्किल्स का, अपने बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। चल आगे, एजुकेशन और हेल्थ मेक्स अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड दिस कैन बी इजिली रिवर्स, यानी आप जो हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो क्या उसको आप वापस वसूल सकते हो, अरे वो एजुकेशन पे खर्चा है, कि आज आप एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करो, तो कल को आपका बच्चा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा कमाएगा, तो वो उसको वो खर्चे को इजिली वसूल लेगा, उसका वो खर्चा निकाल लेगा। हेल्थ पे जो खर्चा किया जा रहा है उसको कैसे रिवर्स, ये नहीं, ये गलत है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो है मेरे बच्चे आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। चल जी नेक्स्ट, पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग जो है माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ताकि उनको अच्छी नौकरी मिले, बिल्कुल सही बात है। गेन्स फ्रॉम माइग्रेशन, अब लोग माइग्रेट करते तो उससे फायदा क्या है, इन टर्म्स ऑफ हायर सैलरीज, एक तो उनको हायर सैलरीज मिलेगी, आर ग्रेटर देन कॉस्ट इंकर्ड ऑन इट, बताइए भाई, बिल्कुल सही बात है, अगर वो माइग्रेट करते हैं तो उनको सैलरी के थ्रू पैसा ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू देयर खर्चा। देखो सीधी सी बात है, लेट्स से मैं एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुई, मान लो दिल्ली में मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मुझे 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, मेरा खर्चा मान लो 20,000 रुपये, तो मेरा खर्चा कम है, पैसा मुझे ज्यादा मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है, बोथ असर्शन रीजन ठीक है, और रीजन भी जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चल जी आगे चलते मेरे राधे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ओके जी आगे क्या बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी, देयर इज नीड, नो नीड के बोल रही हूं मैं, देयर इज नीड, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा खर्चा करें, एक्सपेंडिचर करें, एजुकेशन पे खर्चा करें, द गवर्नमेंट इज नॉट मीटिंग द रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो दोनों ही असर्शन रीजन ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये सीधी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा खर्चा करे एजुकेशन पे, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उतना खर्चा नहीं कर रही, क्योंकि रिकमेंड कितना किया था एजुकेशन कमीशन ने, क्या रिकमेंड किया था कि उनको जो है कम से कम जीडीपी का 6% खर्चा करना पड़ेगा, बट वो एक्चुअल में कितना कर रही है, 4 से 4.5% मुश्किल से कर रही है, तो इसलिए जो डिजायर्ड ग्रोथ थी जो देखी थी और जो एक्चुअल में जो ग्रोथ अचीव हो रही है उनके बीच में क्या है, गैप है, तो बिल्कुल सही बात है, तो वही बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है खर्चा बहुत कम कर रही है, रिकमेंड जितना जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही, और इसलिए जरूरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने खर्चे को क्या करे, बढ़ाए, तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन रीजन दोनों ही ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, बताइए भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे बच्चे इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहां तक देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया क्वेश्चन सबको, देखो सीधी सी बात है, क्या बोल रहे हैं, देयर इज नीड टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि भाई गवर्नमेंट को खर्चे करने चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो नहीं इतना रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, रिकमेंड कितना किया गया था कि जीडीपी का 6% खर्चा करे, बट एक्चुअल में आपको पता है कितना कर रही, चल आगे देखिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर्स इन शार्पनिंग देयर स्किल, बिल्कुल सही बात है, अगर जॉब के साथ साथ उनको ट्रेनिंग मिलेंगी तो उनकी स्किल्स बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर कैन नेवर बी चेंज, बताइए भाई ऐसा कुछ है क्या,
बताइए भाई, पहली तो स्टेटमेंट ठीक है, क्या एफिशिएंसी ऑफ वर्कर चेंज नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब काम करने का जो काम करने की जो काबिलियत है वो उनमें बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको काम सिखाया जाए तो काबिलियत उनकी बढ़ेगी, एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर जो है मेरे बच्चे इसका क्या आएगा? सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखो सीधी सी बात है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब अगर हमारे देश में स्किल्ड, नॉलेजेबल, एजुकेटेड लोग होंगे तो प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और फिजिकल कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल वगैरह ये सारी चीजों का मैं मशीन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। चलिए आगे देखिए, लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सन लेसर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशंस, इन्वेंशन एंड टेक्निकल इंप्रूवमेंट इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे देश में ज्यादा स्किल्ड और ट्रेन लोग होंगे तो क्या कम इनोवेशन होगा? अरे जितने ज्यादा देश में पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी ही ज्यादा देश में इन्वेंशन, उतनी ही ज्यादा देश में इनोवेशन और उतनी ही ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी। तो लेसर नहीं मोर होगी। ये गलत है, ये गलत है। पहली ठीक है, दूसरी गलत है। पहली स्टेटमेंट ठीक है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जो है मेरे बच्चे क्या है? गलत है। चलिए जी, सो बस चैप्टर आपका यहीं पे मैंने समाप्त कर दिया है। ठीक है जी, होमवर्क ये है कि प्लीज प्रैक्टिस करिए, जितने हो सके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस फिर मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी पुअर्टी का चैप्टर इसमें हमने नहीं कराया, जल्दी आपको पुअर्टी का चैप्टर मैं करवा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है जी, सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।